बॉडी तो मैं नहीं हिला पाई, चलो आओ तुम्हें बताती हूँ व्हाट आर द इफेक्ट्स दैट अ फोर्स कैन प्रोड्यूस। इट कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, it can stop a moving object, it can also change the direction of motion of the object. This can also change the shape and size of the object. हेलो मेरे परिंदों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग से वन शॉट लेक्चर में, जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं सेकंड चैप्टर ऑफ एक्सप्लोरेशन। सेकंड चैप्टर थोड़ी है मैम, ये तो चैप्टर नंबर 6 है बेटा, फिजिक्स का तो सेकंड चैप्टर है। और मैं अगर बात करती हूँ कि इस वीडियो में यार मेरी बहुत ज़्यादा मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एमी 2.0 का। आई होप आप लोगों को अगर एमी 2.0 का रोल और पार्ट अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। चलिए अब बच्चे, इस चैप्टर के अंदर तुमने थोड़ा सा तो इंट्रोडक्शन से आभास हो गया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं ये जानकर कि अब तक आप लोगों ने क्या देखा। बच्चे अब तक आप लोगों ने इस चैप्टर के अंदर तो कुछ नहीं देखा, नया चैप्टर है, शुरू करने वाले हैं। पर बच्चे चैप्टर्स आर इंटर रिलेटेड, है ना। तो चैप्टर 4 के अंदर मेरे बालक क्या पढ़ के आए हैं, एक बार उसको हाईलाइट करते हैं। तो चैप्टर 4 में आपने पढ़ा है कि डिस्क्राइब कैसे किया जाता है एक मोशन के ऑब्जेक्ट को। हमने पोजीशन के बारे में पढ़ा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। बट हम लोगों ने ये तो कंसीडर ही नहीं किया कि व्हाट कॉजेज मोशन, कि भाई साहब हमने ये तो पढ़ लिया कि गाड़ी की स्पीड जो है वो चेंज हुई, है ना। हमने ये तो पढ़ लिया कि एक बॉल को जब मैंने ऊपर से ड्रॉप किया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। बट उसकी स्पीड को इंक्रीज करा कौन रहा है, कौन है जो स्पीड को चेंज कर रहा है, कौन है जो डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, इसके बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, देयर इज एन अंडरलाइंग कॉज फॉर अ चेंज इन द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कॉज, इस कॉज का नेचर क्या है। ठीक है, क्या सारे के सारे मोशंस के लिए ये जो कॉज है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो मैं तुम्हें सीक्रेटली बता देती हूँ, दैट इज फोर्स। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इन दिस चैप्टर वी विल इन्वेस्टिगेट व्हाट कॉजेज चेंजेस in the motion of an objects. We will also discuss the Newton 3 laws of motion and learn how to apply them. अब ना मैं 2 मिनट तुम्हारे लेना चाहती हूँ टू डिस्क्राइब यू गाइस कि यार ये चैप्टर पहले होता था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसको बदल के रख दिया गया है हाउ फोर्स अफेक्ट्स मोशन। तो बच्चे दोनों में बदलाव क्या आया, देखो मैं तो तुम्हें ये चैप्टर ना पूर्ण तरीके से पढ़ाने वाली हूँ। इसके अंदर आपकी नई वाली एनसीईआरटी के सारे कटिंग्स मैंने लगाई हुई हैं। बट एट द सेम टाइम आई विल मेक श्योर कि अगर कहीं कोई वर्ड आ रहा है और पुरानी एनसीईआरटी में उसको ज्यादा इलेबोरेट किया गया था, तो यहाँ पर मैं तुम्हें वो उसी तरीके से बताऊं। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यार मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलते हुए चलती हूँ, परिंदों को बोलते हुए चलती हूँ कि फिजिक्स में इंप्रूवमेंट चाहिए हमें। ठीक है, हमें फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, हम क्लास के हिसाब से सिर्फ उसको बाउंड करके नहीं रख सकते। ठीक है, तो जैसे पुरानी एनसीईआरटी के अंदर बच्चे इनर्शिया बहुत डिटेल में था। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पर इनर्शिया का बहुत ज्यादा जिक्र इस चैप्टर के अंदर नहीं है, बट मैं तो करवाऊंगी। पहले एनसीईआरटी में मोमेंटम का एक बहुत बड़ा रोल था। सेकंड लॉ के अंदर मोमेंटम को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया था, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम का सिर्फ एक जिक्र मात्र किया गया है। धीरे धीरे तुम्हें उस चीज का पता चलेगा। बट मैं आज ये चैप्टर आपको इतना क्रिस्टल क्लियर कर दूंगी, इतना गजब तरीके से, कि मेरे बालक खुद ये बोलेंगे कि मैम मजा आ गया चैप्टर पढ़ के, एकदम आत्मा प्रसन्न हो गई हमारी। चलिए आपकी आत्मा को करते हैं प्रसन्न। तो बच्चे सबसे पहले ये देखते हैं, तुम अभी देख के आए यार ना, एमी 2.0 ने बताया तुम्हें कि फोर्स क्या क्या चीजें कर सकता है। तो मान लो फोर्स जो है ना, कोई पर्सन है जो कि इंटरव्यू देने गया, तो इंटरव्यूअर ने पूछा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो अब फोर्स क्या बताएगा अपने बारे में, जान लेते हैं। फोर्स कहेगा फोर्स इज सिंपली अ पुल और पुश, कि मैं एक पुल या पुश हूं। मेरे बालक तुमने ये डेफिनेशन फोर्स की 8th क्लास में पढ़ ली। ठीक है, 8वीं में यही तो पढ़ा था, फोर्स इज अ पुल और पुश। आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो, ठीक है,
फोर्स लगा रहे हो। आप किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हो, खींचते हो, ठीक है, वो क्या है, फोर्स लगा रहे हो। इट इज द अंडरलाइंग कॉज रिक्वायर्ड टू चेंज एन ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट, इट्स वेलोसिटी और इट्स फिजिकल शेप। ठीक है बच्चे, जो हमने अभी अभी देखा है एग्जाम्पल के थ्रू कि जो फोर्स है वो क्या क्या कर सकता है। फोर्स कैन ब्रिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू रेस्ट, इट कैन ऑल्सो मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट कैन, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, बैट के साथ जब बॉल स्ट्राइक होगी तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जब हम एक लेमन को स्क्वीज करते हैं तो बच्चे उसका शेप चेंज होता है। सेम हैपेंस जब आपकी मम्मी घर पे रोटी बनाती हैं तो बेटा जो आटे का वो पेड़ा लेती है ना, पेड़े को चकले पे रखती हैं, फिर उसको ऐसे बेलते हैं, तो जब बेल रहे हैं तो उस पर फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स क्या कर रहा है, उसकी शेप चेंज कर रहा है। ठीक है, जब हम सोफे पे बैठेंगे, ठीक है, या बीन बैग पे बैठते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है ना। तो फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप। सो इनिशिएटिंग मोशन फ्रॉम रेस्ट, चेंजिंग स्पीड एंड ट्रेजेक्ट्री। अगर वर्ड थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, ट्रेजेक्ट्री बेसिकली जो ऑब्जेक्ट पाथ फॉलो करेगा उसको बोला जाता है, बट आप यहां पर परिंदो डायरेक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, स्पीड और डायरेक्शन यानी कि वेलोसिटी की बात हो रही है। जहां पर भी मेरे बच्चे स्पीड और डायरेक्शन वर्ड देखते हो तो स्पीड डायरेक्शन कंबाइन क्या बना देगा, वेलोसिटी। फिजिकल शेप, ऑल्टरिंग फिजिकल स्ट्रक्चर, लेमन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया स्क्वीज करने पे। आई बात समझ, आई बात समझ। चल भाई आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं फोर्स को बोलूं कि हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या चलो एक मिनट रुको, इससे पहले आप ये जान लेते हैं कि फोर्स जो है हमारा वेक्टर है या फिर स्केलर है। फोर्स तो हमें पता चल गया क्या है, इट्स अ पुल और पुश, बट फोर्स वेक्टर है या फिर स्केलर है, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। क्या है भाई फोर्स? तो फोर्स के साथ डायरेक्शन जो है अनिवार्य है। मैं अगर बच्चे आपको बोलूं कि ये जो ब्लॉक है, यहां पर मैंने एक ब्लॉक रखा, इस ब्लॉक के ऊपर ना मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूं, बताओ ये किस साइड चल सकता है, बताओ। आप मुझसे सबसे पहला सवाल क्या करोगे, मैम ये तो बता दो कि आपने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया, है ना। तो बच्चे खाली इस मैग्नीट्यूड से, ये क्या हुआ बालक, इसका मैग्नीट्यूड, खाली मैग्नीट्यूड से मेरे परिंदे तुम ये रियलाइज नहीं कर सकते या ये चीज आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, हमने ये नोटिस किया जब भी हम कोई टाइप का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्क्राइब होता है, द डायरेक्शन वाज आल्सो स्पेसिफाइड, उसकी स्पेसिफाई करनी जरूरी होती है। द फ्रेजेस यूज्ड वर force of friction acting on the object in a direction opposite to the direction of its motion। ठीक है, हम कहते हैं like poles of magnets repelling each other और unlike poles attract each other, है ना। मैग्नेट के बीच में भी क्या है, फोर्स लग रहा है। या फिर मेरे बच्चे अगर मैं टाइनी बिट्स ऑफ पेपर लेती हूँ और इस जो हमारा स्टाइलस है या पेन है, इसको मैंने अपने बालों पे ऐसे ऐसे करके रब किया और इसको बिट्स ऑफ पेपर के पास लेकर गई, सो व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व हेयर, हम देखेंगे कि वो जो छोटे छोटे से बिट्स ऑफ पेपर हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसकी तरफ क्या हो रहे हैं बच्चे, अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। तो अगर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं यानी कि उनको फोर्स जो है टुवर्ड्स दिस पेन लगेगा, है ना। तो यही चीज लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में जब पढ़ते हैं तो यानी कि जब भी हम फोर्स की बात करेंगे उसके साथ अपने आप ना एक डायरेक्शन साथ में आ ही जाती है। ठीक है, जैसे अगर हम कहें बायंट फोर्स जो होता है, क्या होता है, जब हम एक ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हैं हम कहते हैं कि उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज बायंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट। ठीक है, सो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच वी नीड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन अलोंग विद इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, और यूनिट। तो बच्चे यहां पर जब मैंने लिखा 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन कंबाइनली क्या था, उसका मैग्नीट्यूड था। जब मैडम ने बोल दिया ये टुवर्ड्स राइट लग रहा है तो इसका मतलब है मैडम ने क्या दे दी, उसको डायरेक्शन दे दी। ठीक है, जस्ट लाइक फॉर द फिजिकल क्वांटिटीज पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी और एक्सीलरेशन which were introduced in the chapter 4, SI यूनिट फोर्स की क्या होती है बच्चे, न्यूटन। ठीक है, जब भी हम न्यूटन लिखेंगे, देखिए ये साइंटिस्ट के नाम पर आधारित है, आपको पता है सर आइजैक न्यूटन,
ठीक है। तो जब भी कोई भी यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर होती है ना, सो व्हेन वी विल राइट इट, हम स्मॉल एन से न्यूटन लिखेंगे, लेकिन सिंबल के अंदर हम क्या लिखेंगे, इसको कैपिटल एन, ठीक है। जैसे और अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं तो बच्चे जूल, जूल साइंटिस्ट के नाम पर आई है यूनिट, तो जब हम जूल लिखेंगे तो उसमें जे स्मॉल रखेंगे, लेकिन जब हम उसको यूनिट की टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है, तो हम कैपिटल जे से उसको डिनोट करेंगे, ठीक है। देयर आर अदर यूनिट्स ऑल्सो, यू विल गेट टू नो अबाउट इट, ठीक है। चलिए आगे बढ़े आगे, परिंदे ने कर दी, हाँ ठीक है। अब बच्चे क्योंकि एक वेक्टर है, तो हम एक वेक्टर को ना हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एन एरो। एरो के अंदर जो ये पार्ट होता है एरो का, ये क्या बताता है बच्चे, मैग्नीट्यूड या फिर स्ट्रेंथ, ठीक है। ये बताता है हाउ हार्ड द पुल और पुश इज, और ये किस में मेजर किया जाता है, न्यूटन में। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किस में मेजर किया जाएगा, न्यूटन में। और ये बताएगा कि फोर्स जो है, जो हम पुल या पुश कह रहे हैं, वो कितना हार्ड है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। ये जो एरो का हेड है, ये बताता है बच्चे डायरेक्शन, डिफाइंस वेयर द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड, ठीक है, वेयर द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड। समझ आया। सो फोर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए वी मस्ट डिफाइन टू स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि स्ट्रेंथ एंड वेयर इट इज पॉइंटिंग। तो स्ट्रेंथ कौन बता देगा बच्चे, मैग्नीट्यूड, और किस तरफ पॉइंट कर रहा है, किससे पता चल रहा है, उसकी डायरेक्शन से, ठीक है। तो यहां से हमारा टेक अवे क्या है, if either the magnitude or the direction changes, the entire effect of the force changes। बच्चे अगर मैं मैग्नीट्यूड बढ़ा दूं तब भी फोर्स का इंपैक्ट चेंज हो जाएगा, है ना, फोर्स का इंपैक्ट चेंज हो जाएगा। बच्चे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि आप रोड पे चल के जा रहे थे, किसी का हल्का सा आपको कंधा ऐसे टच हो गया, चलते चलते हल्का सा धक्का लगा, क्या आपको उसकी वजह से बहुत चोट लगेगी, नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं आप चल के जा रहे थे, कोई बंदे ने जानबूझ के आपको ऐसे आया और ऐसे जोर से धक्का दिया, ठीक है, तो बच्चे क्योंकि अब इंटेंशन के साथ जोर से पुश किया गया है, यानी कि ज्यादा फोर्स लगा है, तो उसका इंपैक्ट जो है आपके ऊपर दिखाई देगा। है, गुस्सा आ जाएगा तुम्हें, नहीं, मतलब ऑब्वियसली चोट ज्यादा लगेगी तुम्हें, ठीक है। इफ ईदर द मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन चेंजेस, द एंटायर इफेक्ट ऑफ द फोर्स विल चेंज। चाहे मैग्नीट्यूड चेंज कर लो, चाहे डायरेक्शन चेंज कर लो, तो उसका इंपैक्ट चेंज हो जाता है। इतना समझ में आया। फोर्स क्या है, इट्स अ पुल और पुश। फोर्स क्या है, इट्स अ पुल और पुश। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन जो है एसोसिएटेड होती है। इसको फोर्स को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में अर्थ हो गया हमारा कि स्ट्रेंथ क्या है फोर्स की, यूनिट क्या है, न्यूटन, कैपिटल एन से लिखा जाएगा, ठीक है, कैपिटल एन लिखेंगे। लेकिन अगर पूरा न्यूटन वर्ड लिखना है तो एन विल बी स्मॉल। अब हम कैप्चर कैसे करें, कैप्चरिंग द इनविजिबल। हम इस फोर्स को, यार फोर्स महसूस किया जा सकता है बेटा, ठीक है, लेकिन हम इसको मापेंगे कैसे, हम इसे कैप्चर कैसे करेंगे, ठीक है। तो बच्चे हाउ डू वी मेजर समथिंग वी कैन नॉट सी। यार तुम्हें फोर्स दिखा थोड़ी, तुमने तो उसका इंपैक्ट महसूस किया ना, ठीक है। यार फोर्स ऐसा थोड़ी है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं किसी ने तुम्हें बॉल मारी, लगी तो तुम्हें बॉल है ना, ठीक है, तुमने जिस फोर्स से वो स्ट्राइक करी है उस फोर्स को थोड़ी देखा है, तुमने उसका इंपैक्ट देखा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पापा घर पे आके गए कि यार आज ना गाड़ी ठुक गई, ठीक है, गाड़ी ठुक गई, गाड़ी पे डेंट पड़ गया, ठीक है। अब गाड़ी जब पे डेंट पड़ा है, गाड़ी को जो छोटा सा अगर एक्सीडेंट हुआ कि मान लो साथ से कोई निकल के जा रहा था, बस से धक्का लग गया, गाड़ी पे डेंट पड़ गया, अब वो धक्का फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग था, कितनी उसकी स्ट्रेंथ थी, ये किससे पता चलेगा बेटा, डेंट को देख के बताया जाएगा कि जितना ज्यादा डेंट उस पे गाड़ी पे जो पड़ा है, ठीक है, जो मार्क है वो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इट मीन ज्यादा फोर्स लगा होगा गाड़ी पे ऊपर, है ना। बात समझ में आई। तो हम उसको देख तो सकते नहीं, बट हम उसका इंपैक्ट जो है वो देख सकते हैं, लेकिन हम उसे मेजर कैसे करेंगे, तो स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस, ठीक है। तो स्प्रिंग बैलेंस ट्रांसलेट्स इनविजिबल ग्रेविटेशनल पुल इनटू रीडेबल स्केल,
ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस कैसा होता है यहाँ पर आपको बनाकर दिखाया गया है। एनसीईआरटी की ही इमेज यहाँ पर लगाई गई है। आज के इस पूरे के पूरे लेक्चर के अंदर बच्चे आपको एनसीईआरटी ही पढ़ाई जा रही है, तो प्लीज ये मत सोचना कि यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी अगर नहीं खोल रखी तो ये एनसीईआरटी से नहीं उठाया गया। एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस, एक एक चीज पूरे तरीके से एनसीईआरटी को देखकर फिर यहाँ पर लिखी गई है, यहाँ पर बनाई गई है। रीजन वाई आई हैव नॉट यूज्ड द एनसीईआरटी इज, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बेटा कि जब एनसीईआरटी पे हाईलाइट कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा वो ब्लर हो जाता है, ठीक है। और फिर कई बार, एक दो बार तो मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि उड़ जाती है एनसीईआरटी, तो जो मैंने मार्क कर रखा होता है वो हट जाता है। तो अपने आप को उस दुख से बचाने के लिए आई हैव स्पेंडेड लाइक आवर्स ऑन दिस पीपीटी कि नहीं, बच्चों को बढ़िया तरीके से समझाया जाएगा। देखिए बेटा, स्प्रिंग बैलेंस ऐसा दिखता है, ठीक है। अच्छा, आजकल तो गैस पाइपलाइन लग गई है ना। पहले के टाइम पे, पहले का यार कितना पहले, अभी भी बहुत सारी जगहों पर सिलेंडर ही तो आ रहे हैं ना, ठीक है। तो बच्चे जब सिलेंडर आता है तो कई बार ना मम्मी को शक होता है कि इसने ना गैस जो है इन लोगों ने इसमें से निकाल रखी है, ठीक है। निकाल लेते हैं वो गैस और फिर वो ब्लैक में ऐसे बेचते होते हैं, ठीक है। तो मेरी मम्मी को भी ऐसे शक होता था, तो मेरी मम्मी लेकर आई स्प्रिंग बैलेंस कि भाई इसको तोल के देखेंगे, ठीक है। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, ग्रेविटेशनल पुल। देखो जैसे सिलेंडर को इसके ऊपर लगाएंगे तो वेट की वजह से सिलेंडर के वो ये रीडिंग स्केल ऐसे शो करेगा ना। जरूरी है तुम्हें सिलेंडर उठा के देखना है, यहाँ पे कुछ और उठा के देख लो, ठीक है। तो ये जैसे ब्लॉक लग रखा है तो ये इसकी रीडिंग यहाँ पर शो करेगा। द स्केल ऑफ स्ट्रेंथ, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। इसका पर्सपेक्टिव क्या है, द स्मॉलेस्ट फोर्सेस वी कैन फील आर मिली न्यूटन्स, ठीक है। हम बहुत छोटे से छोटा फोर्स भी जो है ना वो फील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ऐसा थोड़ी है किसी ने आके अगर तुम्हें बोला हाय, ठीक है, किसी ने तुम्हारे शोल्डर पे टैप किया, दैट इज ऑल्सो अ फोर्स। फोर्स है बेटा ये, ठीक है। हाँ, मम्मी वाला फोर्स थोड़ा ज्यादा जोर से फील होता है, बट ये टैप वाला फोर्स भी फील होता है। अ लाइट टच, ठीक है। साइंटिस्ट कैन ऑल्सो मेजर द फोर्सेज अप टू, इतना छोटा, ठीक है, यॉक्टन न्यूटन्स, ठीक है, यॉक्टो न्यूटन्स 10⁻⁻24 न्यूटन तक मेजर किया जा सकता है। सारी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी की है। अब बच्चे देखते हैं कि जरूरी थोड़ी है भाई कि किसी एक बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फोर्स पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फोर्स देखते हैं। इन द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स रेयरली एक्सपीरियंसेस जस्ट वन फोर्स, मोशन डिपेंड्स ऑन द नेट फोर्स, ठीक है, कि नेट फोर्स उसके ऊपर कितना लग रहा है, विच इज द सम ऑफ ऑल द पुशेस एंड पुल्स कंबाइंड, ठीक है। बात समझ आ रही है कि नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना लग रहा है हमें कैसे पता चलता है, जब हम ये देख लेते हैं कि उसके ऊपर सारे के सारे फोर्सेस जो लग रहे हैं कौन सा किस डायरेक्शन में लग रहा है, उसके बाद हम एक्चुअल में कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो अगर फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होते हैं तो बच्चे वो एड अप हो जाते हैं। फोर्सेस इन द सेम डायरेक्शन एम्पलीफाई ईच अदर। एम्पलीफाई कैसे करा उन्होंने, एम्पलीफाई मतलब बढ़ा दिया ना, ऐड हो गए। अगर फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो क्या करेंगे, कैंसिल ईच अदर। तो देखो ये फोर्स था अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आया, छोटा आया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं बेटा कि मैंने तुझे 100 रुपए दिए, मांगना मत, ठीक है। मैडम आपने कहा 100 रुपए दिए, कहाँ है हमारे 100 रुपए, पेटीएम कीजिए, नहीं। मान लो मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए, मानना है, मानो, ठीक है, 100 रुपए दिए। अब तुम्हारी माता जी ने भी तुम्हें 100 रुपए दे दिए, ठीक है। तुम्हारे पास कितने रुपए हो गए 200 रुपए। कैसे हुए 200 रुपए बेटा, ऐड हो गए ना, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए और बोला बेटा एक मोमो की प्लेट ले आ, तो जब तुम मोमोज की प्लेट लेने के लिए जाओगे तो वहां पे पैसे देकर लेकर आओगे। तो बेटा जो तुम्हारे पास पैसे हैं, मान लो 60 रुपए की प्लेट आ गई, तो अब कितने बचे, 40 बचे ना, कम हो गए ना पैसे क्योंकि खर्च हो गए। तो जब भी फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होंगे हम इसको पता कैसे लगाएंगे, देख भाई ये हमने बनाया एक ब्लॉक, मान ले इधर की तरफ लगा 10 न्यूटन का फोर्स, इधर की तरफ लगा 2 न्यूटन का फोर्स, तो मुझे बता ये ब्लॉक किस साइड मूव करने की टेंडेंसी रखता है। मैडम आप ये वर्ड टेंडेंसी क्यों बोल रहे हो,
ये तो मूव कर जाएगा। बेटा जरूरी नहीं होता कि फोर्स लगाने के बाद भी ऑब्जेक्ट मूव करे, ऐसा क्यों होता है अभी आगे लेक्चर में पता चलेगा। तो बच्चे यहां लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, यहां लग रहा है 2 न्यूटन का फोर्स। सो स्वाभाविक सी बात है इसकी तरफ राइट की तरफ ज्यादा फोर्स है, तो ये ब्लॉक टेंडेंसी रखता है टू मूव टुवर्ड्स राइट, क्योंकि इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है बेटा 8 न्यूटन का। कैसे आया, आपने 10 में से 2 को माइनस कर दिया। 10 में से 2 माइनस क्यों हुआ, क्योंकि 2 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था। यहां पर अगर मैं बोलूं कि ये ब्लॉक है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है इधर 2 न्यूटन का, और इधर की साइड ही फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, बस इस तरफ से लग रहा था। तो ये वाला फोर्स भी इसको इधर ही लेकर जाना चाहता है, ये वाला फोर्स भी इधर ही लेकर जाना चाहता है, तो नेट फोर्स कितना हो गया 7 न्यूटन। समझ आया नेट फोर्स का अभिप्राय क्या है, समझ आया कि कोई भी ब्लॉक है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हमने सारे के सारे फोर्सेस देखे और ये देखा कि वो फोर्स किस किस डायरेक्शन में लग रहा है, और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि फाइनली किस डायरेक्शन में नेट फोर्स है। ठीक है, उनको जमा घटा करके। जैसे एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मैंने ये ब्लॉक बनाया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखा 5 न्यूटन, अपवर्ड डायरेक्शन में लिखा 10 न्यूटन, यहाँ पर लिखा 2 न्यूटन और लेफ्ट में भी लिखा 2 न्यूटन। मुझे बताओ क्या इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है? नहीं, नेट फोर्स 0 है। क्या यहाँ पर फोर्स कुछ अनबैलेंस सा दिख रहा है? बिल्कुल मैडम, ऊपर वाला फोर्स ज्यादा था। सो दिस ब्लॉक हैज द टेंडेंसी टू मूव इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। दिस ब्लॉक हैज द टेंडेंसी, मैं इसको सरफेस से हटा देती हूँ, ठीक है, बस ऐसे बना देती हूँ। ठीक है, तो दिस ब्लॉक हैज अ टेंडेंसी टू मूव इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि हॉरिजॉन्टली फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है, वर्टिकली देयर इज इम्बैलेंस ऑफ फोर्सेस। अब ये जो वर्ड में बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड यूज कर रही हूं ये कहां से आया? तो बच्चे फोर्स को हम कैटेगराइज करते हैं एज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या होता है? जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्सेस लग तो रहे हैं लेकिन वो फोर्सेस उसके ना स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर पा रहे हैं, ना मोशन को चेंज कर पा रहे हैं, ना डायरेक्शन को चेंज कर पा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस के केस में जो रिजल्टेंट नेट फोर्स को ना बेटा कभी कभी आप रिजल्टेंट फोर्स भी देखोगे, इसे ये भी बोला जाता है रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, ये क्या हो गया? 0 हो गया। इतनी बात समझ में आई है? नो चेंज इन द मोशन, द ऑब्जेक्ट रिमेन्स स्टिल। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और मेंटेन्स इज एग्जैक्ट करंट स्पीड। ठीक है, ना डायरेक्शन चेंज हो रही है ना वेलोसिटी बोल सकते हो। ठीक है, कि ना डायरेक्शन चेंज हुई ना स्पीड चेंज हुई, वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही। ठीक है, और अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रह रहा है। जो बैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं ना बेटा, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज कर सकते हैं? शेप। ओनली कैन ओनली चेंज शेप एंड साइज। कैन ओनली चेंज शेप एंड साइज। ठीक है, कैन ओनली चेंज शेप एंड साइज। अनबैलेंस्ड फोर्सेस की बात करती हूँ तो बच्चे अनबैलेंस्ड फोर्सेस के केस में रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो हमेशा नॉन जीरो होता है, यानी कि ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ये मोशन को चेंज कर सकते हैं। द ऑब्जेक्ट्स एक्सिलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रॉन्गर फोर्स। ठीक है, तो जो अभी मैंने पीछे आपको दिखाया, ये फोर्स छोटा है, ये फोर्स बड़ा है। ये फोर्स जो है मतलब ये जो ब्लॉक है हैज द टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स राइट, जो भी पीछे एग्जांपल से दिखा रही थी। ठीक है, तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस समझ में आया। ये समझ में आया कि नेट फोर्स से क्या अभिप्राय होता है। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर हैं तो बच्चे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आ गए हैं हम 6.1 एग्जाम्पल 6.1 आपका एनसीईआरटी का। 2 फोर्सेस हैं बच्चे, 10 न्यूटन और 6 न्यूटन। ठीक है, अलग अलग तरीके से ब्लॉक के ऊपर लग रहे हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स आपको बतानी है। ठीक है बच्चे, पहले वाला केस देखते हैं। 10 न्यूटन का फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, 6 न्यूटन का फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। एज दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन,
they gets added up ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16 न्यूटन, कितना हो जाएगा 16 न्यूटन। दूसरे केस में बच्चे 10 न्यूटन इधर लगा, 6 न्यूटन इधर लगा, और ये किस साइड लग रहा है, टुवर्ड्स राइट। ठीक है, यहाँ पर 10 न्यूटन राइट लग रहा है, 6 न्यूटन लेफ्ट लग रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे इसलिए सब्ट्रैक्ट किया, ये आ जाएगा 4 न्यूटन राइट। ठीक है, यहाँ पर 10 न्यूटन इधर से लग रहा है, यानी कि 10 न्यूटन लेफ्ट में लग रहा है, तो 4 न्यूटन लेफ्ट विल बी दी आंसर। तो 10 + 6 16 एक्टिंग टुवर्ड्स राइट साइड, 10 - 6 एक्टिंग टुवर्ड्स राइट साइड, 10 - 6 एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। आई होप तीनों के तीनों आपको जो है पार्ट्स इसके समझ में आ चुके हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन टू द नेक्स्ट थिंग नाउ। ठीक है, अब आपको समझ लिया जाता है दैट यू आर रेडी टू गो बियॉन्ड। ठीक है, अब बच्चे यहां पर ये कह रहे हैं देयर आर सिचुएशंस इन विच फोर्सेस डू नॉट एक्ट पैरेलल और अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, जरूरी नहीं होता कि जो फोर्सेस हैं वो हमेशा कैसे एक्ट करें, कि पैरेलल ही एक्ट करें। ठीक है, या फिर अपोजिट टू ईच अदर एक्ट करें, डू नॉट एक्ट पैरेलल और अपोजिट टू ईच अदर, इन दैट केस बट एक्ट एट एन एंगल टू ईच अदर। ठीक है, अब हायर ग्रेड्स में जाकर आप ये पढ़ोगे। ठीक है, जैसे बच्चे मैं अगर आपको ये बता रही हूं, एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूं कि नीचे था 5 न्यूटन, एग्जाम्पल के लिए, ऊपर था 10 न्यूटन, राइट की तरफ था 5 न्यूटन और लेफ्ट की तरफ था 3 न्यूटन। तो बच्चे अब आपने देखा कि इस ब्लॉक के ऊपर ना राइट की तरफ एक नेट फोर्स लग रहा है, कितना 2 न्यूटन, और ऊपर और नीचे में से देखो तो ऊपर की तरफ लग रहा है 5 न्यूटन। तो बच्चे यहां पर आपको समझ में आया कि इस ब्लॉक के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस नहीं कर रहे थे, तो नेट फोर्स आ रहा था 2 न्यूटन, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना आ रहा था नेट फोर्स 5 न्यूटन। अब ये जो फोर्स है ये इस ब्लॉक को 2 न्यूटन कह रहा है, ब्लॉक चलना राइट चलते हैं, चलना राइट चलते हैं, ये 5 न्यूटन ब्लॉक को ऊपर लेकर जाना चाह रहा है। तो ये ब्लॉक कैसे मूव करेगा, ये ब्लॉक कैसे मूव करेगा, क्या आप सोच सकते हैं? ठीक है, चलिए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि कैसे मूव करेगा। ठीक है, फर्दर ये कहता है कि इन सच सिचुएशन वेयर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर अप्लाइड, ऐसी सिचुएशन जहां पर इक्वल और अपोजिट फोर्सेस तो लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन टू एंड्स ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट विच मेक द ऑब्जेक्ट रोटेट, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो फोर्सेस जो हैं वो रोटेशन में हेल्प करे। ठीक है, और एक दूसरे को कैंसिल आउट ना करें। जैसे अगर मैं बाइसिकल के हैंडल की बात करती हूँ, तो बच्चे जब आप बाइसिकल चला रहे हो, आप उसको रोटेट कराना चाहते हो, आप उसका हैंडल घुमाते हो, तो हैंडल घुमाने के लिए आप इसके ये वाली साइड पे ऐसे फोर्स लगाओगे और इस वाली साइड पे नीचे की तरफ, तो इट विल रोटेट। तो फोर्स जो है वो रोटेटिंग इफेक्ट भी कॉज करता है। फॉर एग्जाम्पल अप्लाइंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज ऑन अ हैंडल बार और अ टैप मेक्स इट टर्न। ठीक है, हम इसको हायर ग्रेड्स के अंदर पढ़ेंगे, बट बिकॉज विद द हेल्प ऑफ एमई 2.0 ये मैं तुम्हें अभी जो है वो समझा सकती हूँ। तो बच्चे अभी हमने देखा कि अगर फोर्सेस लग रहे होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये बॉटल ली और मैं इस पे फोर्स लगा रही हूँ टूवर्ड्स दिस साइड एंड दिस साइड और बराबर फोर्स लगा रही हूँ, तो ये तो कहीं मूव नहीं करेगी। लेकिन अगर फोर्सेस लग रहे हुए पैरेलल और इक्वल भी हुए, तो ये क्या करेंगे, इसको रोटेट करवा देंगे। तो जैसे अगर मैं एक फोर्स इधर की साइड लगाऊं, एक फोर्स इधर की साइड लगाऊं, तो ये हो गई बॉटल रोटेट। तो बच्चे इसी तरीके से इस लिड को भी मैं ओपन कर सकती हूँ बाय अप्लाइंग पैरेलल फोर्सेस विच आर नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये देखो रोटेटिंग इफेक्ट कॉज कर दिया फोर्स ने, और ये हो गई लिड ओपन। हाँ जी भाई, देखकर आए, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया ना अब कि जो फोर्स है वो किस तरीके से जो है वो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इन केस ये जो फोर्स है वो, इसको बच्चे बोलते हैं कि इट इज फॉर्मिंग अ कपल, और इसको बोलते हैं कि टॉर्क एक्सपीरियंस हो रहा है यहाँ पे। सो फोर्स ये जो है वो रोटेट भी करवा दिया ऑब्जेक्ट को, और ये हायर क्लासेस में आप डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आ चुका है बच्चे आपके जो इंडेक्स क्वेश्चंस होते हैं वो आ चुके हैं। सो पॉज एंड पॉन्डर।
तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वेट लिफ्टर लिफ्ट्स अ बारबेल, ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया है शी इज द वेट लिफ्टर और उन्होंने ये जो बारबेल है वो उठा रखा है। लिस्ट टू फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन द बारबेल, आर दीज फोर्सेस बैलेंस्ड इफ द वेट लिफ्टर कीप्स बारबेल स्टेडी। बच्चे इनको बोला गया है कि जो वेट लिफ्टर है ना उसने बारबेल को स्टेडी रखा हुआ है, स्टेडी मतलब स्टिल रखा हुआ है। तो अगर कोई चीज स्टिल है यानी कि रेस्ट पे है, इवन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी कि कैसे फोर्सेस लग रहे हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, देखिए एक तो इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है। दूसरा इसके हैंड की वजह से इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, हैंड से स्टेबल करके रखा हुआ है ना, तो दोनों हैंड्स की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, दिस फोर्स इज अप्लाइड बाय द वेट लिफ्टर। तो वेट लिफ्टर ने जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रखा है दैट इज बैलेंसिंग द वेट, ठीक है। इसका जो वेट है ये कौन बैलेंस कर रहा है, वेट को हम इधर की साइड से ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये दो फोर्सेस लगा के इसके वेट को क्या कर रखा है, बैलेंस कर रखा है। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है, टू प्लेयर्स आर एंड एस आर पार्टिसिपेटिंग in an arm wrestling match. At the instant when arms tilt to the front direction out of the page towards you, are the forces exerted by the players balanced? If not, which player exert the larger force? तो यहाँ पर दो प्लेयर्स दे रखे हैं R and S और ये जो है ये क्या कर रहे हैं, आर्म रेसलिंग कर रहे हैं, ठीक है, पंजा लड़ा रहे हैं। तो अब जब ये पंजा लड़ा रहे हैं बच्चे, आपको यहाँ पर बोला गया है कि करंटली इनकी जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि ये जो इनके हैंड्स का प्लेन है ना, इट इज कमिंग आउटवर्ड। देखो यहाँ पर ये बोला गया, इट इज टिल्टेड टू द फ्रंट डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज टुवर्ड्स यू। क्या हुआ, नहीं समझ आया? तो बच्चे अभी हम करने वाले हैं और समझने वाले हैं वो आर्म रेसलिंग वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं लेकर आ चुकी हूँ अपने साथ अनुष्या मैम को। अनुष्या मैम चलिए आर्म रेसलिंग करते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन में गिवन था कि दो पर्सन आर्म रेसलिंग कर रहे हैं। अब ये जो हैंड की मूवमेंट है इट इज मूविंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, यानी कि इस तरफ मुड़ रहा है। तो अगर ये इधर की तरफ आ रहा है तो बताओ कौन ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, मैम या मैं? तो बच्चे यहाँ पर तुमने देखा कि जब ये वाली कंडीशन होगी यानी कि ये आगे की तरफ आ रहा है, तो आगे की तरफ आएगा तो इट मींस एस का जो फोर्स है वो ज्यादा है। तो फोर्सेस बैलेंस नहीं है, फोर्सेस आर नॉट बैलेंस्ड। Player S is exerting more force। आ गया समझ? चलिए चलते हैं आगे। तो बच्चे ये है सोफा जिसको मुझे करना है मूव। चलिए आइए देखते हैं कि क्या मैं फोर्स लगा के इसे मूव करवा पाती हूँ कि नहीं। तो ये देखिए मैंने फोर्स लगाया बट ये मूव ही नहीं किया। इसका मतलब फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा। मेरे बच्चे यहाँ पर ये समझिए, हमने पढ़ा है कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा तो उसे तो मूव करना चाहिए ना, पर ये क्या, ये मूव ही नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि यहाँ पे लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स जो कि इसको रोक के रख रहा है, ठीक है। अगर अब मैं फोर्स को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाऊं और फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेती हूँ तो देखिए ये मूव कर गया। अब बच्चे फ्रिक्शन फोर्स इज ऑल्सो प्रेजेंट। जब भी हम बॉडी को पुश करने की कोशिश करते हैं और वो पुश नहीं हो रही होती तो वहां पर क्या प्रेजेंट होता है बच्चे, फ्रिक्शनल फोर्स। जैसा कि तुमने अभी वीडियो के अंदर देखा है ना, वी वर ट्राइंग टू पुश द सोफा बट वो पुश ही नहीं हो पा रहा था। हमने तो पढ़ा है कि यार अभी तक जो भी डिस्कशन किया है कि जब भी कोई नेट फोर्स किसी डायरेक्शन में लगेगा तो उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को पुश हो जाना चाहिए, लेकिन अगर वो पुश नहीं हो रहा इट मींस वहां पर देयर इज अ फोर्स विच इज बैलेंसिंग द पुश वी आर अप्लाइंग। उसको बैलेंस कर रहा है हमारे पुश को। वो क्या है हमारा इनविजिबल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शन इज द इनविजिबल काउंटर फोर्स दैट अराइजेस बिटवीन द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, ऑलवेज एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन। अपोजिट टू द ना रिलेटिव मोशन वर्ड ऐड करना। आई नो ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी डिफिकल्ट होगा इस चीज को जानना, क्योंकि कई बार बच्चे को लगता है कि फ्रिक्शन ना अपोजिट ही लगेगा, मतलब मोशन को अपोज ही करेगा। फ्रिक्शन कभी मतलब इट्स नॉट ऑलवेज दैट इट विल एक्ट अपोजिट टू द मोशन। फ्रिक्शन ऑल्सो हेल्प्स इन मोशन, ये तुम्हें आगे भी लेक्चर के अंदर पता चलेगा।
जैसे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर आप देख रहे हो इस बॉक्स को टुवर्ड्स राइट हमने अप्लाई फोर्स किया, तो फ्रिक्शन फोर्स, ये बॉक्स रखता है एक टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स राइट, तो इसीलिए फ्रिक्शन कहाँ लगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। अ बॉक्स ओनली स्टार्ट्स मूविंग व्हेन द अप्लाइड फोर्स आउटग्रोज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएटिंग एन अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो बच्चे फ्रिक्शन क्या होता है, मैं यहाँ पर इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करके तुम्हें समझा रही हूँ। फ्रिक्शन, it is a type of contact force that comes into play when an object tries या tends to move over the rough surface of another object, ठीक है। रफनेस की वजह से जो है वो फ्रिक्शन आता है। तो फ्रिक्शन जो होता है किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, कितने टाइप का होता है, ये भी आपने जूनियर क्लासेस में थोड़ा बहुत पढ़ा है। बट बच्चे जैसे अगर मैं बोलूं कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, जो से हमने अभी एग्जांपल लिया, तो बच्चे वो सोफे के केस में कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था जब वो मूव नहीं कर रहा था, उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। दिस इज द एक्स्ट्रा पार्ट, ठीक है। बट आपसे इसकी वजह से आपका जो कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन का वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक हम सोफे को एक मिनिमम फोर्स से पुश कर रहे थे और वो मूव नहीं कर रहा था, तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा था, स्टैटिक फ्रिक्शन। बॉक्स विल ओनली स्टार्ट मूविंग व्हेन द अप्लाइड फोर्स आउटग्रोज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आउटग्रो होगा, तो बच्चे स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने सोफे को बहुत लाइट फोर्स से 1 न्यूटन के फोर्स से पुश किया, वो नहीं पुश हुआ, इट मींस आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी 1 न्यूटन है। लेकिन जब हमने उसको थोड़ा सा और फोर्स लगाया वो तब भी नहीं मूव हुआ। अगर फ्रिक्शन फोर्स 1 न्यूटन ही रह जाता तो उसको तो मूव हो जाना चाहिए था। इसका मतलब है फ्रिक्शन फोर्स ने भी अपनी वैल्यू जो है चेंज कर ली, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो एक जादुई फोर्स है, ठीक है, जो अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता है एज पर दी अप्लाइड फोर्स। तो जब तक अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, जिसको क्या बोलेंगे बच्चे, लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन, इससे ज्यादा नहीं हो जाएगा। देखिए हर सरफेस की ना एक लिमिट होती है जहां तक वो ऑब्जेक्ट के मोशन को रोक सकता है, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का मोशन होगा ही होगा। तो फ्रिक्शन कि वही पावर जिसमें वो मोशन को रोक के रख सकती है, यानी कि ऑब्जेक्ट को स्टैटिक सिचुएशन में रख सकती है, उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और एक बार जब ऑब्जेक्ट का मोशन स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रिक्शन फोर्स लग नहीं रहा, उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अब किस में चेंज हो गया, स्लाइडिंग या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। बेटा इसको डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर तब लगता है जब ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आ चुका है। तो वंस फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कोई कार सड़क के ऊपर मूव कर रही है, तो बच्चे जो टायर्स है और जो ग्राउंड है उसके बीच में भी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है लग रहा है। इट डजंट मीन कि मोशन शुरू हो गया तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हट गया। ये चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है, इसके बाद आपको एक दिमाग में रखनी है। बात समझ आ रही है? तो ये बेसिक टाइप ऑफ मैंने आपको फ्रिक्शन फोर्स बताए, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन भी होता है, बट मैं अभी वो उसका जिक्र यहाँ पे आप लोगों के लिए नहीं करना चाहती। ये 2 चीजें पढ़ लो, बहुत है। आगे बढ़ते हैं। अब फ्रिक्शन को अच्छे तरीके से समझने के लिए देखो तुम्हें यहाँ पर ये समझ में आएगा कि जब वो रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट, ठीक है, हैंड पुशेस स्लाइटली, फ्रिक्शन मैचेस इट्स एग्जैक्टली, नेट फोर्स 0, ठीक है। हमने हल्का सा फोर्स लगाया, अप्लाइड फोर्स मान लो 5 न्यूटन का था, ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स भी 5 न्यूटन का लग गया, तभी तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ही 5 न्यूटन थी, तो अब अगर अप्लाइड फोर्स बच्चे तुमने 5.2 न्यूटन भी किया ना, या 5.1 न्यूटन भी किया, तब भी ये आगे वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो ये आगे बढ़ जाएगा,
ठीक है। टू कीप द ब्लॉक मूविंग विद द स्टेडी स्पीड द हैंड्स मस्ट कॉन्टिन्यूस अप्लाई अ फोर्स दैट एग्जैक्टली मैचेस द फ्रिक्शन, अदरवाइज द फ्रिक्शन विल स्लो डाउन और ब्रिंग द ब्लॉक बैक टू रेस्ट। तो यहाँ पर ब्लॉक को हैंड से पुश किया गया, मूव नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही ज्यादा फोर्स से पुश किया गया, उसने फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा फोर्स है तो ब्लॉक मूव करने लग गया। ठीक है। अब अगर ब्लॉक के पास स्पीड आ चुकी है जिससे वो मूव कर रहा है, अब उसको अगर हम चाहते हैं कि वो उसी स्पीड पे मूव करता रहे तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें कॉन्टिन्यूसली अप्लाइड फोर्स देना पड़ेगा। तो देखो वही लिखा है, टू कीप द ब्लॉक मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड बिकॉज दिस इज द रफ सरफेस वी नीड टू कॉन्टिन्यूसली अप्लाई फोर्स, ताकि फ्रिक्शन फोर्स ओवरकम होता रहे। अदरवाइज फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, बेटा अगर मैं एक बॉल लूं, उसको ग्राउंड पे ऐसे रोल कराऊं, क्या वो रोल होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी? नहीं, वो रुक जाती है थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करके। द रीजन बीइंग, क्यों रुकती है? क्योंकि जब वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कॉन्टिन्यूसली उसके ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो उसको स्लो डाउन करता रहेगा। तो यहाँ पर भी अगर हम ब्लॉक की स्पीड जो है वो स्टेडी रखना चाहते हैं, यानी कि सेम रखना चाहते हैं, तो हमें आगे की तरफ फोर्स अप्लाई करते रहना पड़ेगा ताकि फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम होता रहे। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अब हम रेडी हैं टू गो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स। For an object being pushed apart from the applied force and the force of friction, some other forces may also be acting. Like ये ब्लॉक है बच्चे, हमने अप्लाई फोर्स किया, फ्रिक्शन फोर्स जो था जो सरफेसिस के बीच में लग रहा है, देखो ये दिखा है ना, उसकी डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में है। ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चे इसके ऊपर लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक लगता है नॉर्मल फोर्स। देखो नॉर्मल का अर्थ हुआ परपेंडिकुलर लगेगा, नॉर्मल का अर्थ हुआ परपेंडिकुलर लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर लगेगा। बात समझ आ रही है? नॉर्मल फोर्स को ना बच्चे मैं आपको इस तरीके से समझाना चाहती हूँ। लेट मी जस्ट टेक अ सेकेंड ऑफ योर्स। ये देखिए मैडम ले आई हैं कक्षा में चेयर। कैसे दिखाओ मुझे नहीं पता, तुम्हें ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा। यहाँ नहीं दिखेगा तो फिर हम बाहर जाकर अच्छे तरीके से इसको देख के समझ के पढ़ के आएंगे। ठीक है, मान लीजिए आई हैव अ चेयर ओवर हियर। मैं चेयर के ऊपर ना बैठ गई, चेयर के ऊपर बैठ गई। ठीक है, आप अगर किसी चेयर पे बैठते हो या आप अगर मैं कहूं कि सोफे पे बैठे, ठीक है, तो बच्चे जब हम चेयर के ऊपर मैं बैठ रही हूं, यार बैठते ही नीचे थोड़ी गिर गए। ठीक है, हमारा वेट तो हमें पता है, जो ग्रेविटी है वो हमें अट्रैक्ट कर रही है। ग्रेविटी क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स तो लग रहा है। ठीक है, लेकिन हम नीचे थोड़ी गिर गए। क्यों नहीं गिरे? क्योंकि हमें सोफे ने एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स दे रखा है। इस चेयर ने क्या किया? एक फोर्स दिया इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। उसी फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज नॉर्मल फोर्स। अभी समझ आया कि नहीं समझ आया? ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि वन ऑफ दीज ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सर्ट होता है बाय द सरफेस ऑन विच इट इज प्लेस्ड इज कॉल्ड द नॉर्मल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो वेट वाला हो गया, नॉर्मल फोर्स है जो सरफेस ने एक्सर्ट किया है उस ऑब्जेक्ट पे, जो कि ऑब्जेक्ट को सरफेस पे रखा गया है। द वेट एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन whereas the normal force acts in the upward direction perpendicular to the surface. However, the two forces are balanced. ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, तभी बच्चे ये ब्लॉक जो है ये नीचे नहीं मूव किया। ठीक है, अगर ये नॉर्मल फोर्स ज्यादा होता तो ये ब्लॉक ऊपर उड़ जाता। ठीक है, मैंने ये जो स्टाइलस था इसको अपने हाथ के ऊपर ऐसे रखा। क्या स्टाइलस का ये जो वेट है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है? लग रहा है। अभी मेरा हाथ अगर मान लो यहाँ से हट जाता, मैं इसको अगर छोड़ती, ओ नीचे गिरा दिया मैडम, तोड़ोगी तुम। ठीक है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता। तो बच्चे अगर मेरा हाथ नहीं होता तो ये नीचे गिर जाता। हाथ होने की वजह से इसको एक नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, जिसने इसको रख रखा है यहाँ पर रेस्ट पर। तो नॉर्मल रिएक्शन वही होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस के ऊपर ऐसे प्लेस करेंगे तो वो सरफेस उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स देगा वो क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन। और यहाँ पर आपको एक और चीज याद रखने की जरूरत है कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के नॉर्मल लगता है, यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है।
और जरूरी नहीं होता कि वो वेट के बराबर हो। यहाँ पर वो वेट के बराबर होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा, बट ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एयर अराउंड द ऑब्जेक्ट ऑल्सो एक्सर्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं। पिछले चैप्टर में भी कई बार आपको बताया गया है कि एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है, बट एयर रेजिस्टेंस इज ऑल्सो देयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें साइंटिस्ट की तरह सोचने की जरूरत है। कैसे सोचे? नाउ कंडक्ट अ थॉट एक्सपेरिमेंट। यार इन्होंने ना एनसीईआरटी में इसके साथ एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है, ठीक है। मैं चाहती हूँ वो एक्सपेरिमेंट तुम स्वयं करो, और अगर तुम चाहते हो कि वो मैं तुम्हें करके दिखाऊं जो इसके अंदर एक्टिविटीज दी गई हैं, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स, ठीक है। मुझे कमेंट्स में आके बताओ। एमी 2.0 की मदद से हम वो सारी की सारी एक्टिविटीज भी आपको यहाँ पर कर दिखाएंगे। सिंपल है, आप इजीली घर पे भी ट्राई कर सकते हो। इन्होंने बोला कि आपने ना एक रबर बैंड लेना है, ठीक है, ऐसे करके रबर बैंड लेना है। यहाँ पे रबर बैंड के 2 पॉइंट्स आपने मार्क कर लिए किसी भी सरफेस पे, ठीक है। अब आपने एक पाइल ऑफ कॉइन्स बनाया, उन कॉइन्स को आपने यहाँ पर ऐसे रखा, ठीक है, यहाँ पर उसका पाइल्स ऑफ कॉइन्स को रखा और इसको ना ऐसे स्ट्रेच करके ले गए। जब तुम स्ट्रेच करके ले जाओगे तो ये कॉइन्स यहाँ आ गए और इस पॉइंट को तुमने सी का नाम दे दिया, ठीक है, मान लो। और फिर तुमने ना ये डिस्टेंस भी यहाँ पर मेजर किया कि हम इसको कितना पीछे लेकर गए हैं, ठीक है। अब आपने इन कॉइन्स को यहाँ से ऐसे छोड़ा, तो बच्चे ये आगे डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, है ना, आगे डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। अब ये एक्टिविटी आपने अलग अलग सरफेसेस पे करके देखी, टेबल पे कर ली, ठीक है, और ग्राउंड पे करके देख ली, अलग अलग सरफेसेस पे आपने ये करके देखी। और इवन आप बॉल के साथ भी एक्टिविटी कर सकते हो कि आपने एक बॉल ली, उसको ग्राउंड पे रखा और उसको पुश दिया, ठीक है, हल्का सा पुश किया, ठीक है, आपने देखा कि वो थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाती है, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा आपने वो देखा। फिर सेम एक्टिविटी आपने किसी और ग्राउंड के ऊपर करी। अब बच्चे जब सरफेस अलग अलग होगा तो फ्रिक्शन फोर्स अलग अलग हो रहा है ना, तो यानी कि हर बार ये जो पाइल ऑफ कॉइन्स है तुम्हारा सेम डिस्टेंस तो ट्रेवल नहीं करेगा, ठीक है। जहां पर ज्यादा फ्रिक्शन होगा वहां पर इसका डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, कम हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि एक थॉट एक्सपेरिमेंट हम करके देखना चाहते हैं। We do a thought experiment when the conditions required for the experiments are difficult to recreate in the real world. Suppose you find an object and a horizontal floor having such smooth surfaces that the force of friction between them is zero. ये कह रहे हैं मान लो हमने प्रीवियस जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है कि यार फ्रिक्शन तो हम बिल्कुल जीरो, बिल्कुल खत्म तो कर ही नहीं सकते, फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी देयर। तो अब हम मान लेते हैं कि फ्रिक्शन जीरो है, ठीक है। इमेजिन व्हाट विल हैपन इफ यू रिपीट स्टेप 3 and 4 ऑफ एक्टिविटी 6.1 विद सच एन ऑब्जेक्ट एंड हॉरिजॉन्टल फ्लोर। मतलब ये एक्टिविटी जो आपको मैंने कॉइन वाली दिखाई है, इन्होंने बोला कि अगर आप ये एक्टिविटी जो है ये एक ऐसी कंडीशन में करते जहां पे फ्रिक्शन ही नहीं होता तो क्या होता, विल द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीज करती, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो डिक्रीज ही नहीं करेगी। विल द ऑब्जेक्ट एवर कम टू रेस्ट और कंटिन्यू मूविंग फॉर एवर। तो बच्चे ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट जो था वो साइंटिस्ट गैलीलियो ने करा था, ठीक है, गैलीलियो गैलीली, ठीक है, इन्होंने करा था, विच वॉज प्रीवियसली देयर। और इसके ऊपर बेस्ड ही जो थे सर आइजैक न्यूटन ने अपने लॉज दिए थे। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो बच्चे इन्होंने क्या करा था, इन्होंने बोला कि अगर हम एक इंक्लाइंड प्लेन लेते हैं, ठीक है, ये मैं आपको एडिशनल समझा रही हूं यहां पर, ठीक है। इन्होंने बोला मान लीजिए हमने एक प्लेन लिया, ठीक है, ये फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने एक बॉल रखी, ये बॉल जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रोल होके आएगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। इसकी स्पीड क्या करती रहेगी, बढ़ती रहेगी ड्यू टू ग्रेविटी। बॉल स्पीड्स अप while rolling down the inclined plane. ठीक है, यहां पर ये प्लेन का एंगल ले लिया थीटा। उन्होंने कहा कि अगर हम दूसरा इंक्लाइंड प्लेन लें और इसके ऊपर नीचे से मैं बॉल ऐसे भेजता हूं, ऐसे नीचे से बॉल आपने ऊपर की तरफ ऐसे भेजी, तो क्या होगा, while moving up,
इसकी स्पीड कम होने लग जाएगी क्योंकि ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है, while moving up the inclined plane, speed of ball decreases. ठीक है, अब इन्होंने बोला कि अगर ये दोनों के दोनों इंक्लाइंड प्लेन को आपस में जोड़ दिया जाए, तो बच्चे तुमने ऐसे स्केटिंग वाले वो बोर्ड्स देखे हैं ना, जिसके अंदर यहां से आता है बच्चा स्केट करता हुआ, दूसरी साइड जाता है, फिर वहां से ऐसे फिर नीचे आता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये दोनों एंगल उनका क्या है, थीटा, और ये फ्रिक्शनलेस है। कैसा है, फ्रिक्शनलेस। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर हम h हाइट से यहां से बॉल को छोड़ते हैं, यहां से बॉल को छोड़ते हैं, तो बच्चे वो नीचे आते 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 उसने वेलोसिटी गेन कर ली होगी, तो यहाँ रुकेगी तो है नहीं, उस वेलोसिटी से वो इसके ऊपर चली जाएगी और इट विल गो अप टू द सेम हाइट, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन ले रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि अगर इस एंगल को हम धीरे धीरे करके कम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके कम करना शुरू कर देते हैं। दिख रहा है बच्चा, दिख रहा है मेरे बच्चों को? ठीक है, आप देख रहे हो क्या, यहाँ पर ये वाला जो एंगल था ये थीटा से कम था, फिर थीटा से और कम हुआ, फिर थीटा से और कम हुआ, तो इसको थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 बोल देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि इफ द राइट हैंड साइड इंक्लाइंड, द एंगल ऑफ द राइट हैंड साइड इंक्लाइंड प्लेन right hand side inclined plane is gradually decreased ball has to travel longer and longer distances in order to reach the same height h। ठीक है, ये तो पता है आपको कि यहां पर जब बॉल ऐसे रोल डाउन होकर आई तो उसके पास कुछ स्पीड है, अब उसको सेम हाइट h पे जाना है। लेकिन अगर मैं एंगल कम कर देती हूं तो बच्चे आपको यहां पर दिख रहा है, देखिए ये डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया दूसरी बार में, तीसरी बार में कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, देखो ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया, चौथी बार में कौन सा वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो बच्चे ये देखो ये ज्यादा लंबा डिस्टेंस करके जाना पड़ा ना उसको सेम हाइट पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं थीटा 1 इसको लिख देती हूँ d, ये आ गया d1, d2, d3। तो बच्चे d3 जो है ग्रेटर है d2 से, विच इज ग्रेटर देन d1 विच इज ग्रेटर देन d। और एंगल्स की अगर बात करूं, ठीक है, थीटा 3 इज स्मॉलर देन थीटा 2, स्मॉलर देन थीटा 1 विच इज स्मॉलर देन थीटा। तो बॉल को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है सेम हाइट पे जाने के लिए। इन्होंने बोला कि अगर हम राइट हैंड साइड इंक्लाइंड प्लेन को हॉरिजॉन्टल कर दे, इफ राइट हैंड साइड inclined plane is made horizontal, the ball will keep on rolling forever as it will never be able to रीच हाइट h। वो कभी h हाइट पे जा ही नहीं पाएगी अगर मैं इसको ऐसे करते करते हॉरिजॉन्टली कर दूं, तो वो बॉल तो बेचारी सोचती रहेगी हाँ कभी तो आएगी हाइट h, कभी तो आएगी, पर हाइट h तो कभी आई नहीं। ठीक है, तो ये हमेशा चलती रहेगी। यही इस थॉट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बोला है कि अगर हम बोले कि हमने फ्रिक्शनलेस सरफेस कर दिया, ठीक है, तो वो कॉइन वाले एक्सपेरिमेंट में भी वो कॉइन रेस्ट पे ही नहीं आते, वो तो रेस्ट पे आई फ्रिक्शन की वजह से रहे थे, सेम एज दी बॉल। ठीक है, तो ये था इनका गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट, सर गैलीलियो गैलीली का। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया। बट बच्चे अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन में देखो तो बॉल रुकती है ना, क्यों रुकती है? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स।
ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इन एंशिएंट टाइम इट वाज वेल रिकॉग्नाइज्ड दैट द फोर्स वाज रिक्वायर्ड, ठीक है, टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, बट वाज अ फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये तो बच्चे पहले के जमाने में अच्छे तरीके से ज्ञात हो चुका था कि अगर किसी चीज को चलाना है, किसी चीज को रोकना है तो फोर्स चाहिए, लेकिन ये नहीं पता था कि अगर किसी चीज को मूव करवाते रखना है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो क्या फोर्स की रिक्वायरमेंट है। फॉर एजेस इट वाज मिस्टेकनली थॉट दैट अ फोर्स वाज इंडीड रिक्वायर्ड टू मेंटेन एन ऑब्जेक्ट इन सच अ मोशन। It was only in the 17th century that Galileo Galilei argued through a series of thought experiment, ये thought experiment ही था उनका, that if a body moves along a horizontal plane and all implements to its motion are removed, it will continue to move indefinitely, ठीक है, वो मूव ही करती रहेगी, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया, वर्ड इनर्शिया को यूज किया, ठीक है, to describe tendency of an object to resist the change in its the state of rest or of uniform motion। और इनके जो ये थॉट एक्सपेरिमेंट से उनको यूज करके, ठीक है, उन्होंने अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया। along with this न्यूटन presented 2 or more laws of motion in 1687। the formulation of these 3 laws of motion was a defining moment in the history of science, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ साइंस में बहुत बड़ा मूवमेंट था। बच्चे सोचो आज के डेट में हम हर चीज में न्यूटन लॉज लगा रहे हैं, और इवन तुम हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे देयर आर सिचुएशंस जहां पे न्यूटन लॉज भी एप्लीकेबल नहीं होते। तो उन सिचुएशन में क्या किया जाता है, अगर आपको पता है मुझे कमेंट्स में आकर जरूर बताना, ठीक है। तो जब हम अलग अलग फ्रेम्स की बात करेंगे, जैसे हमने रेफरेंस फ्रेम थोड़ा सा पढ़ा था, रेफरेंस पॉइंट पढ़ा, बट जब आप 11th में जाओगे तो आप रेफरेंस फ्रेम पढ़ोगे और आप फिर देखोगे कि अगर हम इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स की बात करते हैं तो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के अंदर न्यूटन लॉज वैलिड ही नहीं होते। तो उनको वैलिड करने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है। अब दैट इज लाइक बियॉन्ड हो जाएगा तुम्हारा इसका बुक का, बट इफ यू नो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स, ठीक है। द यूनिट ऑफ फोर्स इज नेम्ड आफ्टर न्यूटन। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, व्हेन अ यूनिट इज नेम्ड आफ्टर अ पर्सन इट्स फुल फॉर्म बिगिंस विद द स्मॉल केस, ठीक है। आप जब फुल फॉर्म लिखोगे न्यूटन की तो एन स्मॉल रखोगे, लेकिन जब आप इसका सिंबल लिखोगे तो एन को कैपिटल रखोगे। याद रखना, ये तुम्हें पहले ही बता दिया गया है। अब बच्चे यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज हुआ है इनर्शिया। इनर्शिया क्या है आइए जानते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, दिस इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑन इट्स ओन। जैसे कि अगर मैं इस प्लांट की ब्रांच को हिलाती हूँ तो आप देखोगे कि इसमें से पत्ते नीचे गिर रहे हैं। तो बच्चे ये पत्ते नीचे क्यों गिरने लग गए, हुआ क्या कि जब मैंने इसकी ब्रांच को शेक किया तो ये तो मोशन में आ गई, बट इसके ऊपर जो पत्ते गिरे हुए थे या टूटने वाले थे वो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट अपनी स्टेट चेंज ही नहीं कर पाए एंड हेंस दे फॉल डाउन। सिमिलरली होता है कि जब आप मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हो या बस से ट्रैवल कर रहे हो, अचानक से ब्रेक अप्लाई की जाती है तो आप एक फॉरवर्ड जर्क फील करते हो। दैट हैपेंस बिकॉज आपकी बॉडी जो है इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से इनर्शिया ऑफ मोशन में ही रहना चाहती है। आपके फीट जो होते हैं वो तो रेस्ट पे आ जाते हैं ब्रेक लगने के बाद, बट अपर बॉडी उसको रेजिस्ट करती है जिसकी वजह से आपको वो जर्क फील होता है। अब सेम चीज होती है बच्चे, अगर आप एक गाड़ी के टायर को देखते हो जो कि मिट्टी में फंसा हुआ है तो आप देखोगे कि जब वो रोटेट करेगा तो उसमें से जो मिट्टी निकलती है वो टेंजेंशियली मूव आउट करती है। दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि गाड़ी के रोटेशन की वजह से, व्हील के रोटेशन की वजह से व्हील तो रोटेट कर रहा है बट वो जो उसके अंदर मिट्टी फंसी हुई है वो अपनी डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर पाएगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब जाओ जल्दी से क्लास में। आई होप आपको इनर्शिया का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा का पूरा समझ में आ गया। इनर्शिया क्या है, इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑन इट्स ओन। तो इसी को ही बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ना लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ये कहते हैं कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट and an object in motion continues to move with constant velocity
अनलेस एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगा तब तक ऑब्जेक्ट जो है वो उसी स्टेट में रहेगा, ठीक है। जैसे जब तुम सुबह उठकर तैयार हो रहे होते हो स्कूल जाने के लिए, उठकर तैयार, बेटा उठ ही कहाँ रहे होते हो, तुम्हें क्या चाहिए होता है, उठेगा कि अभी नहीं उठा अभी तक, हैं आऊं मैं, ऐसे आवाज आती है ना, अचानक से ऐसा लगता है कि हा 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 आत्मा ही निकल गई शरीर में से, है ना। फिर एकदम से बच्चा जागरूक होता है, ठीक है। वॉशरूम में जाके बैठा है बच्चा सुबह सुबह, फिर वहीं सो गया, एकदम से मम्मी आना बाहर की नहीं आना तुमने, फिर एकदम से बच्चे को लगता है कहाँ आ गया कहाँ आ गया, ठीक है। तो जब तक मम्मी की डांट नहीं आती तब तक बच्चा जो है जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना पसंद करता है। सो रहा है तो सोता रहेगा, टीवी देख रहा है तो टीवी देख, बस पढ़ाई बोलो मैम एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। पढ़ाई में से मैम मम्मी कहेगी मम्मी हो गया था ना 1 घंटा, 1 घंटे का ही तो बोला था आपने, बस 1 घंटा पढ़ना, हो गया हो गया, उसमें मम्मी की आवाज की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। तो अगर ये पत्थर है, ये क्या चाहता है, वॉन्ट्स टू स्टे स्टिल, ये जो है अगर मैं कहूँ स्टेट बी के अंदर ये बॉडी है, वॉन्ट मोशन में है, तो कीप ग्लाइडिंग, चाहती है कि ग्लाइड होती रहे, ठीक है। तो मैटर इज इनहेरेंटली लेजी, it will keep doing exactly what it is currently doing until a force forces to change it, ठीक है। उसको चेंज करने के लिए कोई फोर्स नहीं लगता। even a moving ball comes to rest on the ground because of the frictional force जो उसके ऊपर लगता है, अगर वो नहीं लगेगा तो वो मूव ही करती रहेगी। यही तो वो थॉट एक्सपेरिमेंट था ना गैलीलियो का। बात समझ में आई, पक्का इनर्शिया का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल आ चुका है हमारे पास। A person is exerting a force on a moving box in the forward direction which is equal to the force of friction acting between the bottom surface of the box and the floor, ठीक है। बच्चे देखो ये रहा बॉक्स, इसके ऊपर आगे की साइड फोर्स अप्लाइड है और ये किसके बराबर है बच्चे, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है, ठीक है। अब will the box continue to move or will it come to rest after some time? बच्चे बॉक्स क्या था, ऑलरेडी मूविंग था, बॉक्स क्या था, ऑलरेडी मूविंग था। तो मान लो अगर चलते 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 तुम चल रहे हो, कोई तुम्हें आगे की तरफ से खींच रहा है और पीछे की तरफ से सेम फोर्स तुम्हारे ऊपर अप्लाई होने लग जाए, तो क्या तुम्हारी वेलोसिटी में, तुम्हारी स्पीड में कोई फर्क आएगा, बिल्कुल भी नहीं। The force of friction will be acting on the box in the backward direction. The two forces acting on the box are equal and opposite. तो वो क्या कर देंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, ठीक है। The net force 0 लग रहा है और आपको पता है कि बैलेंस्ड फोर्सेस जो है वो स्पीड चेंज कर ही नहीं सकते, ठीक है। So न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से the box will continue moving with the constant वेलोसिटी, ठीक है। आइए ये जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। इफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 0, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0 है, अ नेट फोर्स विल हैव टू बी अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टू सेट इट मूविंग, बट once the object is moving no further force is required to keep it moving with the constant velocity। बच्चे मैं अगर आपको ये बोलूं कि इफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 0, मान लीजिए कोई सरफेस है, ठीक है, वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स तो एक्ट नहीं कर रहा था, तो बॉडी को मोशन में लेकर आने के लिए तो आपको फोर्स लगा, लेकिन अब उसको मूव करते रखने के लिए आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। क्यों, फोर्स की रिक्वायरमेंट तो तब पड़ती ना जब उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता उसको रोकने के लिए। फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा था तो इट विल कीप ऑन मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। हाउएवर टू चेंज द वेलोसिटी, अब अगर आप वेलोसिटी को बढ़ाना या कम करना चाहते हो या डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो या आप स्टॉप करना चाहते हो, अब फोर्स हैव टू बी अप्लाइड, ठीक है। तो यहां से हमने क्या लिखा, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड to keep a body moving with constant velocity, ठीक है। टू कीप अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब मैंने कीप लिखा है, लेकिन मोशन स्टार्ट करने के लिए तो फोर्स चाहिए होगा, लेकिन एक बार मोशन में आ गया, अब अगर उसको उसी वेलोसिटी से मूव करते हुए रखना है तो आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वेलोसिटी को चेंज करना है, डायरेक्शन चेंज करनी है, तो फोर्स की रिक्वायरमेंट है। और ये किस केस में होता है, जब फ्रिक्शन फोर्स आपका हम 0 कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए आपको एक सवाल दिया गया कि एक गाड़ी जो है वो रोड पे चल रही है,
100 न्यूटन का फोर्स जो है वो अप्लाई करना पड़ रहा है इंजन को टू कीप द कार मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा होगा, ठीक है बच्चे। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए तो हमें 0 फोर्स चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं, है ना, लेकिन फिर भी इंजन को मेहनत करके 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। इसका अर्थ है वहां पे फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, 100 न्यूटन। आई बात समझ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं, बढ़ते हैं। अच्छा सवाल, आपको बोला गया है कि ड्रॉ द पोजीशन टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैम हमें तो लगा था इन्होंने पीछा छोड़ दिया। बच्चे यही तो खूबसूरती है हमारी एक्सप्लोरेशन की, यही तो खूबसूरती है हमारी नई एनसीईआरटी की, कि यहाँ पर चीजों को ना ऐसे नहीं छोड़ दिया जाता कि बेटा तुमने पढ़ ली ना, अब चलो भूल जाओ। देखो यहाँ पर तुम्हारे लिए पोजीशन टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेकर आए हैं, जब उसके ऊपर कोई नेट फोर्स ना लग रहा हो। बच्चे खुद सोच, नेट फोर्स नहीं लगना, ठीक है, नेट फोर्स का ना लगना यानी कि फोर्स 0 होना। फोर्स 0 होने का मतलब क्या है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई। अरे वाह, और मैडम ने तुम्हें बताया था कांस्टेंट वेलोसिटी माने की यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ बना दे बेटा, बना दो ग्राफ। तो अगर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी हो सकता है, या इट विल बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, उसका पोजीशन टाइम ग्राफ या तो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होगा या फिर कोइंसाइडिंग विद द टाइम एक्सिस होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कोइंसाइडिंग विद द टाइम एक्सिस होगा क्योंकि रेस्ट पे है, या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ विल बी इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस और वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा होगा। आई बात समझ। चल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यू नीड टू पॉज एंड पॉन्डर, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, देयर अ नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन इट। भाई कांस्टेंट वेलोसिटी अर्थात यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए कब से फोर्स रिक्वायर्ड हो गया, नेट फोर्स कितना लगेगा, 0, ठीक है, कोई फोर्स नहीं लग रहा, नेट फोर्स 0 है मतलब। Suppose no net force is acting on an object, which of the following situations are possible, ठीक है, उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा। ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट, इफ एट रेस्ट बिल्कुल सही है कि अगर कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा, नेट फोर्स 0 है तो यानी कि फोर्सेस बैलेंस लग रहे हैं, तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा। ऑब्जेक्ट्स कीप ऑन मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी इफ ऑलरेडी मूविंग, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सीलरेशन। बच्चे अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो एक्सीलरेशन हो ही नहीं सकती, ठीक है, नो एक्सीलरेशन। तो पहली 2 सिचुएशंस पॉसिबल हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। In the real world, it is difficult to find a situation where no forces are acting on an object, but by applying additional forces, a condition can be achieved where the net force on the object is 0. Explain with the help of an example. ठीक है, मान लेते हैं बच्चे हम ऐसा तो कह ही नहीं सकते कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ना लग रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि हम अपनी बात करते हैं, क्या हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा, लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। अब मैं यहाँ पर ना ये प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी हूँ, यहाँ पे तो प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी हूँ, तो प्लेटफॉर्म के साथ कॉन्टेक्ट में होने की वजह से मुझे नॉर्मल रिएक्शन भी मिल रहा है, जो भी अभी आपको पढ़ाया पीछे, ठीक है। तो जो फोर्सेज हैं वो तो लग ही रहे हैं, बट ये क्या कह रहे हैं कि फोर्सेस तो अप्लाई होंगे, लेकिन हम ऐसी कंडीशन अचीव कर सकते हैं जहां पर नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0। तो इसमें आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। अ ब्लॉक प्लेस्ड ऑन अ सरफेस, ठीक है, इज एट रेस्ट, वो रेस्ट पे ही रहेगा, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है जो कि 0 रहेगा। बात समझ आ रही है। अगर एक गाड़ी है कांस्टेंट स्पीड की वजह से, कांस्टेंट स्पीड से जो है वो मूव कर रही है रोड पे, इट मींस जो गाड़ी के ऊपर फोर्स लग रहा है, जो इंजन लगा रहा है, दैट इज बैलेंसिंग दी फ्रिक्शनल फोर्स, तभी वो कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड जो है वो अचीव कर पा रहा है। बात समझ आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड लॉ की तरफ आ चुके हैं बच्चे। सेकंड लॉ जो बात करता है ना, वो बात करता है, फर्स्ट लॉ ने बात की कि बिना फोर्स के आप ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करवा सकते अगर वो रेस्ट पे है, बिना फोर्स के आप ऑब्जेक्ट को रोक नहीं सकते, है ना। तो जो हमने फोर्स के इफेक्ट पढ़े थे स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में, वो सारे के सारे इफेक्ट्स जो हैं के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट है, ये हमें फर्स्ट लॉ ने बताया। लेकिन उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हम कैसे निर्धारित करेंगे, ये बताता है सेकंड लॉ।
When a net force acts on an object, the object accelerate in the direction of that force. ये पढ़ लिया। मान लीजिए एक ब्लॉक है, ब्लॉक को राइट की तरफ लगा 10 न्यूटन, लेफ्ट की तरफ लगा 2 न्यूटन, तो इस ब्लॉक की टेंडेंसी है टू मूव टुवर्ड्स राइट, क्योंकि राइट की तरफ ज्यादा फोर्स है। ठीक है, अब हम दो ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास छोटा पत्थर, एक बड़ा पत्थर। छोटे पत्थर को जब आप किक करोगे, ठीक है, उसके पास क्या आएगी, ज्यादा एक्सेलरेशन आएगी, बहुत तेज एक्सेलरेशन से वो ऐसे उड़ के आगे जाएगा। बड़ा पत्थर है, जब आपने उसको मूव करवाने की कोशिश की, आप उसके बाद अपने पैर पे पत्ती बांधते हुए नजर आओगे। बात समझ आई? ये ब्लॉक जो था ये मूव क्यों नहीं किया, या ये बड़ा वाला स्टोन जो है वो कम मूव क्यों किया? ठीक है, तो इससे पता चला यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब मैं सेम फोर्स भी लगाती हूं तो एक लाइट ऑब्जेक्ट और एक लार्ज ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन में बड़ा फर्क आ जाता है। ठीक है, द हैवियर द ऑब्जेक्ट द मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू गेट द सेम हसल, यानी कि सेम एक्सेलरेशन के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है ना, ऑब्वियस सी बात है। आपके रास्ते वाला जो पत्थर है वो छोटा पत्थर है, उसको मूव कराने के लिए, हटाने के लिए आपको क्या लगेगा, कम फोर्स लगेगा। ठीक है, और अगर ज्यादा बड़ा पत्थर है उसको हटाने के लिए आपको हो सकता है 2 लोग लग जाए कि यार इसको हटाओ यहाँ से, है ना, क्योंकि मास। अच्छा, इसका एक और कॉन्सेप्ट भी होता है कि जो मास है, ठीक है, इनर्शिया मैंने भी तुम्हें बताया ना, तो इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। ठीक है, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। मास अगर ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा, और इनर्शिया ज्यादा होने की वजह से ही ज्यादा फोर्स लग रहा है बड़े ऑब्जेक्ट में उसको मूव करवाने के लिए। ठीक है, चलिए, नाउ यू आर रेडी टू गो बियॉन्ड। ठीक है, फोर्स को ना हम मोमेंटम की टर्म्स में भी पढ़ सकते हैं। मोमेंटम क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। A more complete form of Newton's second law is expressed in terms of momentum. ठीक है, momentum of an object is defined as the product of its mass and velocity. ठीक है, momentum क्या होता है, P से रिप्रेजेंट करते हैं मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट। बेसिकली अगर इसका सिग्निफिकेंस बताऊं तुम्हें तो इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मोशन। जैसे मास होता है ना, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड, अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। एक बॉडी के पास मोशन कितना है वो हमें पता चलता है मोमेंटम से। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे यहाँ पर 2 सिंपल क्वेश्चन पूछती हूं, मैं अगर आपसे पूछूं कैन यू स्टॉप समथिंग दैट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मान लीजिए आप क्या किसी ऐसी चीज को रोक सकते हैं, कैन यू स्टॉप समथिंग दैट इज मूविंग with the speed of 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इफ योर आंसर इज यस, बताओ यस, तो बच्चे मैं आपसे पूछूंगी व्हाट इफ इट्स अ ट्रेन या ट्रक। क्या आप एक ट्रेन को रोक लोगे विद योर हैंड? ठीक है, कैन यू स्टॉप समथिंग बाय यूजिंग योर हैंड इफ इट इज मूविंग विद दिस मच स्मॉल स्पीड? ट्रेन को तो नहीं रोक सकते। अब आप बोलोगे मैम उसका तो मास ज्यादा होता है, ट्रेन होगा, तो आपका आंसर नो हो जाएगा क्योंकि ह्यूज मास है ना। फिर मैंने आपसे पूछा कि क्या आप एक ऐसी चीज को हाथ से रोक सकते हो जो कि बहुत लाइट है? कैन यू स्टॉप समथिंग दैट वेज 10 ग्राम्स? क्या किसी 10 ग्राम की चीज को आप ऐसे हाथ से रोक लोगे? ठीक है, अब अगर आपका आंसर यस है तो मैं फिर बोलूंगी व्हाट इफ इट्स अ बुलेट। ठीक है, मान लो अगर कोई बुलेट हुई तो क्या आप एक बुलेट को रोक लोगे? हाँ, हाथ से रोक लोगे। ठीक है, रोबोट देख के आए हो रजनीकांत की? हाँ, हाथ से रोकेंगे हम मच्छर से सॉरी बुलवाएंगे। चलो आओ इधर आओ। बुलेट को हम नहीं रोक सकते, है ना, नहीं रोक सकते। अब आप बोलोगे मैडम आपने मास बताया, आपने इसमें इसकी स्पीड थोड़ी बताई हो, तो कितनी तेज स्पीड से मूव कर रही होगी। यानी आपने यहाँ पर ये जाना कि जस्ट बाय लुकिंग एट द मास
या फिर जस्ट बाय लुकिंग एट द वेलोसिटी वी कैन नॉट गैदर द इंफॉर्मेशन कि कितना फोर्स चाहिए उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए। सो यहाँ पर कोई एक ऐसी टर्म होनी चाहिए जिसके पास मास और वेलोसिटी दोनों हो। तो अमाउंट ऑफ मोशन कितना है बॉडी में वो किससे पता चलता है? मोमेंटम से। यूनिट क्या हो जाएगी बच्चे इसकी? इसकी होगी केजी, इसकी हो गई मीटर पर सेकेंड। सो केजी मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलते हैं बेटा इसको। मैम इसको लीनियर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम भी एक टर्म होती है दैट यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस, ठीक है। सो द डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होता है वो सेम होता है एज दैट ऑफ वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा, इसमें से पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स दैट्स टेकिंग प्लेस इन द डायरेक्शन। तो F जो है ना वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, डेल्टा P बाय डेल्टा T। फोर्स क्या है? रेट एट विच द मोमेंटम इज चेंजिंग। डेल्टा P हो गया चेंज इन मोमेंटम और डेल्टा T हो गया चेंज इन टाइम। तो बच्चे मान लो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है मास m था, उसकी स्पीड ना v हो गई u से, और कितने टाइम में हुई है? t टाइम में। तो यहाँ पर v माइनस यू बाई टी क्या हो जाता है बच्चे? एक्सेलरेशन। और ये हमें फॉर्मूला दे देता है फोर्स का मा, ठीक है, ma। तो फोर्स क्या है? m इंटू ए। पर बच्चे ये फॉर्मूला जो होता है ये सिर्फ तब एप्लीकेबल होता है जब बॉडी का मास कांस्टेंट हो। अगर मास कांस्टेंट नहीं होता तो ये फॉर्मूला नहीं लगता। तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए सिर्फ एक कंडीशन है जहां पर बॉडी का मास कांस्टेंट है और उसकी सिर्फ वेलोसिटी चेंज कर रही है, ठीक है। जब हम रॉकेट प्रोपल्शन के केसेस पढ़ते हैं उस केस में मास चेंज हो रहा होता है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि मास और वेलोसिटी दोनों ही चेंज हो रही हो, तो वो आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे, ठीक है। इसकी वो वाली सिचुएशंस जहां पर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। बट एक्चुअल में फोर्स का फॉर्मूला क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डेल्टा P बाय डेल्टा T। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? बता दीजिए, ठीक है। अब एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन सेकंड लॉ की बच्चे आपने देखा होगा कि जब भी कोई क्रिकेट प्लेयर होता है वो जब बॉल को कैच करता है तो ही लोअर्स हिज हैंड, है ना, अपने हाथ को ऐसे लोअर करके नीचे ले जाकर ऐसे नीचे करते हैं हाथ को, देखो ऐसे नीचे लेकर जाता है। ये नहीं कि कैच आ रहा है और ऐसे लपक के पकड़ लिया, ठीक है। अगर लपक के पकड़ेगा तो क्या होगा बेटा? हाथ पे चोट लगेगी बॉल से, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? सेकेंड लॉ की एप्लीकेशंस है बच्चे। फोर्स होता है डेल्टा P बाय डेल्टा T। तो यहाँ पर देखो जो बॉल आ रही है क्या उसके पास कुछ मोमेंटम है? बिल्कुल है। बॉल मोशन में है ना, तो कोई चीज मोशन में होगी तो उसके पास मोमेंटम होगा। जैसे ही बॉल हाथ में रोक ली जाएगी या बॉल को पकड़ लिया जाएगा उसका मोमेंटम क्या हो गया? जीरो हो गया, है ना। तो बच्चे वो जब मोमेंटम आपका कुछ था पहले और फिर जीरो हो गया और टाइम कुछ लिया होगा उसको पकड़ने में, तो वो क्या एग्जर्ट करेगा? फोर्स ऑन हैंड, ठीक है। तो बॉल का मोमेंटम पहले कुछ है और फिर जीरो है। मान लो बॉल आ रही थी 10 kg मीटर पर सेकंड के मोमेंटम से, जब बॉल को रोक लिया गया तो मोमेंटम हो गया जीरो। अब बॉल के मोमेंटम जीरो होने में मान लीजिए 2 सेकंड लगे, तो बच्चे फोर्स कितना एग्जर्ट होगा? 10 बाय 2। अब आप बोलो मैडम 0 माइनस 10 करो, तो बच्चे -5 न्यूटन। ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन हैंड, ठीक है। बॉल ने हाथ के ऊपर फोर्स लगाया क्योंकि आपने बॉल को पकड़ लिया, उसका मोमेंटम जीरो कर दिया। लेकिन अगर यही जो मोमेंटम है वो 2 सेकंड की जगह 5 सेकंड में हमने जीरो किया होता तो बच्चे फोर्स कितना एग्जर्ट होता? 0 माइनस 10/5, यानी मात्र 2 न्यूटन का फोर्स लगता। पहले फोर्स कितने का लग रहा था? 5 न्यूटन का, अब कितने का लग रहा है? 2 न्यूटन का, ठीक है। तो आपने देखा कि फोर्स कम एग्जर्ट हुआ प्लेयर के हैंड पर, क्यों? क्योंकि बाय लोअरिंग द हैंड उसने क्या किया बच्चे? डेल्टा T इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पर बाय लोअरिंग द हैंड डेल्टा T इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से फोर्स क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो जो हाथ पे फोर्स एक्सपीरियंस किया प्लेयर ने ड्यू टू द बॉल, वो क्या एक्सपीरियंस हुआ? कम हुआ।
इस सेकंड सिचुएशन में देखो, इन्फ्लेटेड एयर बैग इन अ व्हीकल, ये क्या दिखा रहा है, तकिया लेकर नहीं सो रहा ये बंदा, ठीक है। आपको पता है जब भी कोई कोलिजन होता है, गाड़ी के अंदर लिखा रखा होता है ना एयर बैग आगे, है ना। यहाँ पर क्या होगा, जब एकदम से गाड़ी हाई स्पीड से जाएगी और टकरा जाएगी, जैसे ही कोलिजन होगा, फॉर सेफ्टी यहाँ पर एयर बैग्स जो हैं वो खुल जाते हैं, ठीक है। एयर बैग खुल जाएगा, अब ये बंदा जो बहुत ज्यादा तेज से कोलिजन हुआ है, एयर बैग खुला और ये व्यक्ति जो है वो एयर बैग के ऊपर आके गिरेगा, ना कि स्टीयरिंग पे इसका मुंह लगेगा। बात समझ आई। एंड दिस इज द रीजन कि सीट बेल्ट्स लगाने के लिए हमेशा एडवाइस किया जाता है, ठीक है। सीट बेल्ट और एयरबैग्स एक ही काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोलिजन अवॉइड कर देगा। सीट बेल्ट क्यों लगाने को बोला जाता है मेरे बच्चे, सीट बेल्ट लगाने से क्या होगा, जब आपने सीट बेल्ट वियर कर रखी है, ऐसा नहीं है कि आपको झटका महसूस नहीं होगा, ठीक है। जर्क लगेगा गाड़ी में, जर्क लगेगा, बट आपको सीट बेल्ट जो है वो डेल्टा टी को क्या कर देगी बच्चे, इंक्रीज कर देगी। गाड़ी मूव कर रही है, आप भी गाड़ी के अंदर हो, आप भी मोशन में हो, तो जैसे ही ब्रेक लगेगी, ठीक है, तो आपका वो जो रेस्ट पे आने वाला टाइम है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बिकॉज ऑफ द सीट बेल्ट। सेम इस पिलो ने भी किया, एयर बैग ने भी किया, ठीक है। क्या किया, एयर बैग का वो जो पिलो था वो बाहर निकला, फूला हुआ था, जब आप उस पर टकराए तो अब आप स्टीयरिंग के साथ टच नहीं कर रहे हो, आप उसके थ्रू जा रहे हो, तो डेल्टा टी बढ़ गया, तो यानी कि फोर्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस, तो जो इम्पैक्ट है उसका वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो समझ आए क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं। अच्छा, अब आप देखो कि जब कोकोनट को ब्रेक किया जाता है, यार देखा होगा पूजा वगैरह में ऐसे, नहीं तो मंदिर में लेकर जाओ चढ़ाने के लिए, पंडित जी ऐसे धड़ाम से मारते हैं कोकोनट को। तो क्रैकिंग ऑफ अ कोकोनट इन वन गो, या आपने कराटे प्लेयर्स को भी देखा होगा कि कराटे प्लेयर्स बच्चे ऐसे नहीं करते कि एकदम हाथ को प्यार से ऐसे मूव कराएंगे, दे विल इन अ ब्लिंक ऑफ आई ऐसे फटाक से मारते हैं टाइल्स के ऊपर और टाइल्स टूट जाती हैं, क्योंकि डेल्टा टी जब बहुत छोटा कर दोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, तो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होगा। अब वही पंडित जी ऐसे आराम से, टूटा ही नहीं टूटा ही नहीं, नहीं टूटेगा, जोर से मारेंगे, तो उन्होंने एकदम बहुत कम टाइम में फटाक से जब उसको मारा गया कोकोनट को, तो वो टूट जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कराटे प्लेयर ने एकदम से इन ब्लिंक ऑफ आई जोर से मारा प्लेट्स पे, तो प्लेट्स टूटी, क्योंकि टाइम टेकन बाय द कराटे प्लेयर, टाइम टेकन हेयर, जो टाइम है इन वन गो, फटाक से फटाफट उसको तोड़ा गया है, तो टाइम कम था, फोर्स ज्यादा एक्सर्ट हुआ और वो चीज ब्रेक हो गई, ठीक है। अदर एग्जाम्पल्स भी होते हैं, जैसे अगर आप Amazon से कुछ भी फ्रेजाइल मटेरियल मंगाते हो, मान लो आपकी मम्मी को घर सजाने के लिए कुछ ग्लासेस चाहिए थे, कुछ जार्स चाहिए थे, आपकी मम्मा ने जब मंगाए तो कांच का सामान बबल रैप होके आता है, ठीक है। या जब आप शिफ्टिंग वगैरह भी करते हो तो एक जगह से दूसरी जगह जब जाओगे तो जो भी ऐसा सामान होता है उसको बबल रैप में पैक किया जाता है, क्यों, क्योंकि जब शिफ्टिंग हो रही होगी सामान आपस में टकराएगा। अब बबल रैप की वजह से ना उनके जो कोलिजन्स होंगे दूसरे सामान के साथ, वो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो वो कोलिजन का टाइम इंक्रीज हो गया, तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर टाइम के। बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ब्रिज कर रहे हैं साइंस और सोसाइटी को। देखिए, फॉर अ सिमिलर रीजन एयर बैग्स आर प्रोवाइडेड इन व्हीकल्स इन द इवेंट ऑफ अ कोलिजन एंड द व्हीकल कमिंग टू एन एब्रप्ट हॉल्ट, द एयर बैग इन्फ्लेट्स quickly into a soft compressible cushion instead of directly hitting the hard steering wheel or dashboard. The passenger's head and chest pushes to the bag. देख रहे हो, ठीक है। तो सीधा मुंह नहीं लगा स्टीयरिंग व्हील में, ये इसने क्या किया, ये जो एयर बैग ने एक कुशन बना दिया जिसके ऊपर उसका मुंह और जिसके ऊपर उसकी चेस्ट जो है वो फॉल कर रही है। एंड द टाइम ओवर विच द हिटिंग अकर्स इंक्रीजेस, डेल्टा टी इंक्रीज हुआ, वही बताया। Smaller acceleration, a reduced force exerted on the person, thereby lowering the risk of serious injuries, particularly when combined with the seat belt usage, ठीक है। अब इन्होंने ये कह दिया कि ऐसा नहीं है सीट बेल्ट ना लगा रखी हो तो तुम्हें एयर बैग बचा लेगा, सीट बेल्ट के साथ, ठीक है। Have you ever attempted cracking a fresh coconut in one go? It is brought down at a very high velocity to hit a hard surface. When the coconut hit the ground, stops in a very short time, delta t कम हुआ,
to change its velocity so quickly, the ground must exert a very large force on it. इसी वजह से वो टूट जाता है। तो लार्ज फोर्स लगता है शॉर्ट टाइम की वजह से, डेल्टा टी कम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, डन। एग्जाम्पल आपके सामने ये आ चुका है, बताइए बताइए क्या आपको ये समझ में आ रहा है? बोलो बोलो, क्वेश्चन पढ़िए। पढ़ो। ठीक है, अ वेट लिफ्टर इज होल्डिंग अ बारबेल विद मास ऑफ 10 kg फिक्स्ड ऑन ईच साइड, यानी कि यहां पर भी मास है, यहां पर भी मास है, 10 kg 10 kg, और रॉड का मास, बार का मास भी दिया है 10 kg, तो टोटल वेट कितना हो गया 30 kg। हाउ मच फोर्स शी अप्लाइंग टू कीप द बारबेल स्टेडी। ठीक है, वो जैसी हमने सिचुएशन दे रखी थी, वो ऐसे करके उसको ऊपर करके खड़ी है, तो वो कितना फोर्स अप्लाई कर रही होगी। तो बच्चे अगर मैं वेट देखूं उसका, तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो 30 इंटू 9.8 294 न्यूटन। To keep the barbell steady, the weight lifter has to apply an equal force in the opposite direction. So she is applying इतना force in the upward direction. ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल है हमारे पास। A student is trying to push a stationary block of 25 kg on a horizontal floor. The maximum force of friction opposing this motion is 50 न्यूटन। ठीक है, determine the displacement of the block in 2 seconds if Rahul pushes 50 न्यूटन से 55 न्यूटन से। तो बच्चे जब उसने 50 न्यूटन से अप्लाई किया, तो मान लो ये ब्लॉक था, इस पे आगे की तरफ 50 न्यूटन उसने अप्लाई किया, राहुल ने पीछे की तरफ 50 न्यूटन किसने कर दिया, फ्रिक्शनल फोर्स ने। तो नेट फोर्स 0 हो गया, एफ नेट क्या हो गया 0, तो एक्सीलरेशन क्या हो गई 0। ठीक है तो क्या होगा बताओ, डिस्टेंस ही नहीं मूव करेगा, स्टेशनरी रहेगा, वो स्टेशनरी रह जाएगा। देखो, द फोर्स अप्लाइड बाय द स्टूडेंट इज इक्वल टू द अपोजिट फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन, thus the two forces are balanced and the net force acting on the block is 0, so the block will remain stationary। लेकिन दूसरे केस में नेट फोर्स 5 न्यूटन का लग गया, क्योंकि उसने कितना अप्लाई किया 55 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना आ गया बच्चे 5 न्यूटन, दैट इज मास इनटू एक्सीलरेशन। ब्लॉक का मास कितना था 25, तो इससे एक्सीलरेशन आ गई तुम्हारी 1/5, यानी कि 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो, ठीक है, अब काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज कर लो, आपको डिस्टेंस निकालना है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओ। कितने टाइम में निकालना है बच्चे, 2 सेकंड में। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो ये वाली टर्म 0 ही, हाफ इंटू 0.2 इंटू 2 दूनी 4, कितना आ गया बच्चे 0.4 मीटर। ठीक है, इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है उसी डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस ये मूव कर लेगा। आ गया समझ? ऐसे क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। अ स्पोर्ट कार ऑफ मास 1500 kg इज मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट एंड इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे आपको दे रखा है। आपको फोर्स बताना है 0 से 5 सेकंड पे कितना लग रहा है। तो बच्चे 0 से 5 सेकंड पे आपको पता है फोर्स के लिए क्या चाहिए, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास तो यार 1500 दे दिया, अब हमें देखनी है कि एक्सीलरेशन कितनी है। एक्सीलरेशन किससे मिलती है, वेलोसिटी स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना, इसके स्लोप से मिलेगी। तो बच्चे अगर इसका स्लोप देखती हूँ तो ये देखो 10 हुई वेलोसिटी 0 से कितने में, 5 सेकंड में, तो इसका स्लोप है 10/5 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस वाले पार्ट के लिए स्लोप क्या हो गया 0, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और इस वाले पार्ट के लिए एक्सीलरेशन क्या हो गई बच्चे, देखो -10/5 यानी कि -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। वेलोसिटी 10 से 0 हो गई, तो 0 - 10 करोगे तो -10 आएगा। कितने सेकंड में हुई है, 5 सेकंड में। तो यहाँ पर बच्चे फोर्स आ जाएगा 0 से 5 में 1500 इंटू 2 यानी कि 3000 न्यूटन। यहाँ पर आ जाएगा 0 फोर्स, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। यहाँ पर फोर्स आ जाएगा -3000 न्यूटन, ठीक है, क्योंकि अब वो रेस्ट की तरफ आ रही है, तो फोर्स इज एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तभी वो स्टॉप होगी। आया समझ? ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, यू हैव दीज क्वेश्चंस, लेट्स हैव अ लुक ऑन टू देम एंड ट्राई टू सॉल्व इट।
अ टॉय कार ऑफ मास 100 ग्राम इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ इतना मीटर पर सेकेंड, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द, बच्चे अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन हुआ, यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स 0, नेट फोर्स कितना लग रहा है 0. टू चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट मासेस आर सिटिंग ऑन आइडेंटिकल स्विंग्स टू इम्पार्ट आइडेंटिकल इनिशियल एक्सेलरेशन फॉर विच चाइल्ड वुड यू रिक्वायर टू अप्लाई लार्जर फोर्स. ठीक है बच्चे, किसको मूव करवाने के लिए ज्यादा फोर्स की रिक्वायर होगी, जिसका मास ज्यादा होगा, मोर मास मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड. ठीक है देखो एक्सीलरेशन क्या होती है, फोर्स अपॉन मास ना, तो ज्यादा मास, अगर मुझे सेम फोर्स सेम एक्सीलरेशन चाहिए तो जिसका मास ज्यादा है उस पे फोर्स भी ज्यादा लगेगा. हाउ आर ग्लास आइटम पैक्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, अभी अभी तो समझाया, यूजिंग बबल रैप और प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज. ठीक है उनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है डैमेज से, अभी अभी आपको यही चीज समझाई गई है. अब आ चुके हैं हम न्यूटन के थर्ड लॉ पे. ठीक है न्यूटन का थर्ड लॉ बात करता है बच्चे एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में. किसके बारे में, एक्शन रिएक्शन पेयर. ये कहता है whenever an object exert a force on a second object, the second object simultaneously exert an equal and opposite force back. जैसा कि जब हम मान लीजिए बोटिंग कर रहे हैं तो बोटिंग में पानी को पीछे भेजा जाता है, तो पानी बोट और उसके ऊपर बैठे हुए बंदों को आगे भेजता है. नहीं समझ आया, चलो एमई 2.0 से समझते हैं. तो बच्चे अभी हम समझने वाले हैं न्यूटन थर्ड लॉ को विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी. बच्चे अगर मुझे टेबल से दूर जाना है तो मैं कैसे, अगर मैं टेबल को फोर्स लगाती हूँ तो आप देख रहे हो कि मेरी चेयर पीछे की तरफ जा रही है. मैंने टेबल को फोर्स लगाया इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से मैं और ये चेयर दोनों पीछे मूव कर गए. अगर अब मुझे आगे आना है तो मैं टेबल को अपनी तरफ खींचूंगी और ये देखिए मैं आ गई. आया समझ? तो बच्चे मुझे उम्मीद है विद द हेल्प ऑफ दैट एक्टिविटी, जो ये आपके एनसीईआरटी की भी एक्टिविटी है, हाँ, तो जब आप टेबल को पुश कर रहे हो और टेबल को अपनी तरफ ऐसे पुल कर रहे हो तो कैसे चेयर की मूवमेंट हो रही है, उससे आपको न्यूटन थर्ड लॉ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. तो ये बोलता है कि फोर्सेस डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, दे ऑलवेज बॉर्न इन पेयर. तो बोला ना एक्शन रिएक्शन पेयर की बात करता है. ठीक है आगे बढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल बच्चे जब हम मूव करते हैं, देखो यहाँ पर ना एक और चीज बहुत जरूरी है जानना कि क्या फ्रिक्शन हमेशा अपोज करेगा मोशन को, नहीं बच्चे, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन. तो जब हम वॉक करते हैं तो ग्राउंड को पीछे की तरफ हम पुश करते हैं, फुट पुशिंग द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. तो बच्चे हमारा जो फीट है दैट हैज अ टेंडेंसी टू मूव बैकवर्ड, हम पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स हमारे ऊपर कहाँ लगता है, आगे की तरफ. तो हमने ग्राउंड को पीछे पुश किया, ग्राउंड ने हमें कहाँ, फॉरवर्ड मूव करवाया. ठीक है तो जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, तो बच्चा कहता है मैम हम तो आगे जा रहे हैं ना, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा. नहीं बेटा, ग्राउंड पे जब हम मूव कर रहे हैं तो हमारा पैर की टेंडेंसी है टू मूव बैकवर्ड, तो फ्रिक्शन कहाँ लगता है, आगे. ठीक है so while walking or running, when you push the ground backwards with your foot, when your foot tries to slide backward, the force of friction act in the forward direction. Had there been no force of friction, your foot would have slipped backward while attempting to push the ground and you would have fallen down. ठीक है अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो बेटा हम चल ही नहीं पाते. ठीक है हम वहीं पे गिर जाते. grooves are made on the soles of a footwear to increase the force of friction. हम कहते हैं ना ग्रिप स्ट्रॉन्ग मिलती है, ग्रिप स्ट्रॉन्ग से ज्यादा फ्रिक्शन मिलता है between the floor and the soles. Similarly treads on tires of vehicle helps increase the force of friction between the tire and the road. You can now understand why it is difficult to walk on wet polished floor or ice. ठीक है इवन मैंने तो मम्मी को फिजिक्स आती है वाली सीरीज में भी, आपको अगर आप हमारे चैनल पे शॉर्ट्स पे जाकर देखोगे आपको मिलेगा कि मैंने एक प्रॉपर शॉर्ट बनाया है बच्चे. इसको आपने वो शॉर्ट देखा है कि नहीं देखा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर देख लेते हैं तो मुझे ये भी बताइएगा कि समझ आया क्या. ठीक है तो जो फ्रिक्शन होता है वो वेट फ्लोर पे कम हो जाता है. ठीक है इसीलिए मम्मी कहती है कि पैर दबा के रखो. चलिए
The pair of equal and opposite forces as per Newton's third law of motion act on two different bodies object, thus they do not balance each other. ठीक है, अब बच्चा कहता है कि मैम न्यूटन थर्ड लॉ तो ये बात करता है कि फोर्सेस पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि वो दो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट कर रहे होते हैं। तो देखो एक्शन रिएक्शन पेयर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, दे मस्ट बी इक्वल in magnitude and opposite in direction। ठीक है, दूसरा they must act simultaneously उसी टाइम एक्ट होना चाहिए। तीसरा they must act on different bodies। ठीक है, तो बच्चे इसके साथ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए मैंने एक ब्लॉक रखा है किसी सरफेस पे, इस ब्लॉक का जो वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है, मान लीजिए इसका मास m है और इस पे नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। कैन वी कंसीडर weight and normal reaction as action reaction pair? If yes, why? Justify your answer। नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। आपको ये कमेंट में मुझे बताना है। मैंने इस डायग्राम से कोशिश की है आपको एक्सप्लेन करने की, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इस डायग्राम को देखकर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर समझ में आया है तो मुझे कमेंट में लिख के बताना कि क्यों नहीं कर सकते, अगर नहीं भी आया तो भी कमेंट में लिख के बताना कि मैडम समझा दो ना, मैं आके स्पेशली आपको आंसर करके जाऊंगी, बता के जाऊंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। डन, चल भाई आगे बढ़ते हैं। आओ जी, क्वेश्चंस आ गए। Why does a fire person sometimes struggle when holding the pipe issuing water? ठीक है, जो फायरमैन्स होते हैं जब वो पाइप लेकर आते हैं तो उनकी जो पाइप पे से पानी निकल रहा होता है वो बहुत ज्यादा स्पीड से निकल रहा होता है। तो बच्चे जब पानी आगे जाएगा तो फायर पर्सन पे, फायरमैन पे एक बैकवर्ड डायरेक्शन में जर्क लगेगा ना, फील होगा ना उसको, उसी की वजह से। ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर, पानी आगे जा रहा है वो फायरमैन पे और पाइप पे, क्योंकि फायरमैन ने तो पाइप पकड़ा ना, तो उनको बैकवर्ड डायरेक्शन में वो पुश मिल रहा है उसकी वजह से। सपोज अ स्पेस क्राफ्ट इज मूविंग इन अ रीजन ऑफ स्पेस वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग अपॉन इट इज नेग्लिजिबल। ग्रेविटेशनल फोर्स मान लेते हैं वहां पे है ही नहीं, वो एक ऐसे रीजन में स्पेस में मूव कर रहा है। ठीक है, स्पेस क्राफ्ट। सजेस्ट हाउ इट कैन चेंज इट्स वेलोसिटी। बच्चे वेलोसिटी चेंज करने के लिए, उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए या तो डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। तो वो क्या करेगा, अगर अपने स्पेस क्राफ्ट से कोई सामान जो है वो बाहर फेंकेगा, ठीक है, तो बच्चे वो सामान अगर बाहर मूव करेगा, मान लो उसने कोई चीज बाहर की तरफ थ्रो की, इवन देयर आर क्वेश्चन जिसमें बोला जाता है कि वो स्पिट करेगा, थूकेगा, तो उसको दूसरी डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा ना, पीछे की डायरेक्शन में। जैसे अगर मैं कहूं कि एक बैलून, ये भी एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी में दी गई है, एक बैलून के अंदर अगर आप हवा भरो, आप उस बैलून को छोड़ो तो हवा बाहर निकलेगी, और जब हवा बाहर निकलेगी तो बैलून उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। उसी का ये रीजन है कि अगर वो अपने स्पेस क्राफ्ट से कोई सामान फेंकेगा तो जब वो सामान जिस डायरेक्शन में फेंकेगा उसकी स्पेस क्राफ्ट जो है वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, तो जैसे वो उसकी वेलोसिटी से चेंज कर सकता है। अब बच्चे एक बहुत साधारण सी चीज देखी गई है, तुमने देखा होगा कि पेड़ से जब कोई फ्रूट गिरता है तो यार हमें पता है कि गिरा तो इसलिए क्योंकि अर्थ ने फ्रूट को अट्रैक्ट किया। तो अगर अर्थ फ्रूट को अट्रैक्ट कर रहा है तो फ्रूट भी तो अर्थ को अट्रैक्ट करता है। न्यूटन थर्ड लॉ तो यही कहता है कि अगर भाई अर्थ ने फ्रूट को अट्रैक्ट किया ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो उसने भी तो लगाया। यही तो कह रहा है ना कि पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। As shown in the figure, the earth and the fruit apply equal and opposite gravitational forces on each other. Then why does the fruit move towards the earth while the earth does not seem? ठीक है, हमें ऐसा क्यों नहीं दिखता, ठीक है, कि
फ्रूट ही अर्थ के पास गिर रहा है, अर्थ क्यों नहीं जा रही? बच्चे देखो, फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सीलरेशन है, जो एक्सीलरेशन है वो फोर्स अपॉन मास है, ठीक है। दो फ्रूट एंड अर्थ exerts same force on each other, but mass of earth is huge, बहुत ज्यादा है। मास ऑफ अर्थ क्या है? मास ऑफ फ्रूट से बहुत ज्यादा है, इसीलिए एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है फ्रूट से, तो इसीलिए हमें अर्थ मूव करते हुए दिखाई नहीं देती। आया समझ? चलिए एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, व्हेन अ 0.1 kg बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम इतना गन विद अ फोर्स इतना, द गन रिकॉइल्स। बच्चे जब गन से बुलेट को फायर किया जाता है तो गन जो है वो रिकॉइल करती है, यानी कि पीछे की तरफ आती है। दैट अगेन हैपेंस बिकॉज ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर, कि बुलेट आगे जाएगी और गन को पीछे की तरफ क्या होगा? एक जर्क महसूस होगा। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सीलरेशंस? ठीक है, तो बच्चे अगर बुलेट को एक्सपीरियंस हुआ है फोर्स 2 न्यूटन का, तो गन को भी सेम फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो फोर्स को जब आप मास ऑफ गन से डिवाइड कर लोगे तो एक्सीलरेशन ये आ जाएगी, लेकिन अगर बुलेट के इससे डिवाइड करोगे तो एक्सीलरेशन क्या आएगी? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसी जैसा ही है। इवन दो द पेयर ऑफ फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशंस आर नॉट इक्वल बिकॉज देयर मासेज आर डिफरेंट। ठीक है, even though the forces acting on two interacting objects are always equal in magnitude, they do not in general produce equal acceleration because the masses of the objects upon which they are acting may be different। तो अगर different masses पे force लग रहा है तो force बराबर होने के बावजूद भी उनकी acceleration क्या होगी? अलग होगी। ठीक है, तो ये देखिए, equal force does not ensure equal movement। ठीक है, फोर्स ऑन बुलेट लगा, बुलेट के पास ज्यादा है आउटकम, स्मॉलर मास है, मैसिव एक्सीलरेशन, जबकि गन का जो रिकॉइल है वो क्या है? आउटकम इज स्मॉलर, एक्सीलरेशन स्मॉल क्यों है? लार्ज मास की वजह से। द पेयर्ड फोर्सेज आर ऑलवेज आइडेंटिकल इन स्ट्रेंथ बट देयर विजिबल इफेक्ट, यानी कि जो एक्सीलरेशन हम देख सकते हैं, डिपेंड्स एंटायरली ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या आपको ये चीज समझ में आई? तो बच्चे एक बार तीनों के तीनों लॉज जो हैं दोबारा से देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर ये क्रेट है, ठीक है, ये बॉक्स है, वॉज परफेक्टली स्टिल इनर्शिया की वजह से अंटिल द पर्सन अप्लाइड द पुशिंग फोर्स। ठीक है, पुशिंग फोर्स लगने की वजह से क्या आ गया? साथ में फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। ठीक है, अब उसके फीट जो हैं वो बैकवर्ड पुश कर रहे हैं, रिएक्शन जो फ्लोर का है वो उसको फॉरवर्ड पुश कर रहा है। ठीक है, the person feet pushes backward the floor which is action, so the floor can push the person forward which is reaction। जो नेट फोर्स इसके ऊपर लग रहा है अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स को हटाकर, उसकी वजह से क्या आ रही है? एक्सीलरेशन। द नेट फोर्स पर्सन पुश माइनस फ्लोर्स फ्रिक्शन डिक्टेट्स द एग्जैक्टली हाउ फास्ट दिस क्रेट और दिस बॉक्स विल मूव। आया समझ? तो एक ही पिक्चर में मेरे परिंदों को क्लियर हो गए हैं तीनों के तीनों लॉज, तीनों के तीनों लॉज। अब बच्चे आपके सिलेबस में, आपके इस चैप्टर के अंदर कंबाइन सिस्टम का जो है एक्सीलरेशन वो भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है टेंशन की। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी जिम्मेदारी एमी और एमी 2.0 ने जो है वो अपने कंधों पे उठा रखी है, तो तुम चिंता मुक्त रहो। ठीक है, टेंशन और कांटेक्ट फोर्स के बारे में बात करते हैं। बेटा जैसे आपने मेट्रो ट्रेन में भी देखा होगा, अलग अलग डब्बे हैं ना, ट्रेन के अंदर भी अलग अलग डब्बे होते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो बच्चे वो जो कंपार्टमेंट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं कनेक्टेड मोशन। इंजन जो है वो फोर्स लगाता है एक डब्बे पे, वही जो फोर्स है वो आगे वाले डब्बों पे ट्रांसफर होता है डिपेंडिंग अपॉन द मास। ठीक है, और सारे के सारे क्या होते हैं? सेम एक्सीलरेशन के साथ मूव करते हैं। ठीक है, व्हेन थिंग्स गेट कॉम्प्लिकेटेड लाइक मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड टुगेदर, साइंस बिकम्स सिंपलर। कॉम्प्लिकेट होने के बाद सिंपल हो गई। व्हेन वी स्टॉप लुकिंग इनटू इंडिविजुअल पार्ट्स एंड स्टार्ट्स लुकिंग इट एज अ होल सिस्टम। तो बच्चे हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मेट्रो ट्रेन का ये वाला डब्बा जो है ये इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हम तो ट्रेन की वेलोसिटी देखेंगे ना,
है ना। क्यों? क्योंकि सारे के सारे डब्बे साथ में मूव कर रहे हैं, दे ऑल हैव द सेम एक्सीलरेशन, उसी को बोलते हैं बच्चे कनेक्टेड मोशन। जैसे यहाँ पर बॉक्स 1 और बॉक्स 2 को इस रोप के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, तो बच्चे इस रोप के अंदर जो टेंशन आएगी वो क्या आएगी? टी। टेंशन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले। जब कोई रोप या कोई स्ट्रिंग जो होता है वो स्ट्रेच होता है, उसके अंदर खिंचाव आ रखा होता है, उसके अंदर खिंचाव आ रखा होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है अगर यहाँ पर ये नहीं होते, दोनों के दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं होते। अगर मैं बोलूं मेरे पास 2 बुक्स हैं या 2 ब्लॉक्स हैं, वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मैं एक ब्लॉक पर भी मोशन लगाऊंगी या फोर्स लगाऊंगी ना, तो वो दूसरा ब्लॉक भी उसके साथ मूव करेगा। नहीं समझ में आ रहा? आओ समझा दो। तो बच्चे यहाँ पर हम समझने वाले हैं कनेक्टेड मोशन। ये देखिए, ये दोनों के दोनों बॉक्सेस एक दूसरे के साथ पड़े हैं। मैंने फोर्स लगाया इस बॉक्स पे, ये वाला बॉक्स भी इसके साथ मूव कर गया। क्यों भाई? मैंने इसको तो टच भी नहीं किया था। बच्चे ये दोनों साथ में इसलिए मूव करे क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस फोर्स, इस बॉक्स ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ, तो इसने भी इसके ऊपर लगाया। तो जो फोर्स इन दोनों के बीच में यहाँ पे लग रहा है वो एक्चुअली क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जब भी हम कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं, जब भी हम ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम की बात करते हैं जिसमें ज़्यादा बॉडीज कनेक्टेड होती हैं, वहाँ पर हम उसको एज अ कंबाइंड सिस्टम देखते हैं। अभी समझ आया कि ये दोनों आपस में एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं वही कॉन्टैक्ट फोर्स है, अगर ये बीच में स्ट्रिंग नहीं है। और अगर स्ट्रिंग है तो वो फोर्स क्या बन गया? टेंशन का बन गया, ठीक है। तो इसके की इनसाइड क्या है? बाय डिफाइनिंग अ सिस्टम बाउंड्री, फिजिसिस्ट कैन ट्रीट अ कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज अ सिंगल एंटिटी अप्लाइंग द एग्जैक्ट सेम 3 रूल्स एज द होल ग्रुप। तो इस सिस्टम के ऊपर कंबाइन हमने जो है वो फोर्स लगा दिया। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। तो बच्चे अगर मैं बोलती हूँ आपका यहाँ पर कि मान लीजिए मेरे पास 2 ब्लॉक्स है, इसका मास है 3 kg और इसका मास है 5 kg, ठीक है। तो अगर मैंने यहां पर इसको फोर्स दिया है 10 न्यूटन का, तो बच्चे इसको जब मैं एक सिस्टम की तरह ट्रीट करूंगी तो ये कितना हो जाएगा? 8 kg, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम की जो एक्सेलरेशन आ जाएगी वो आ जाएगी फोर्स डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ये समझ में आया? बताइए, ये समझ में आया बढ़िया तरीके से? तो ये आ जाएगा 5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चे आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया कनेक्टेड मोशन का। जब एक सिस्टम जो है जिसमें बहुत सारे पार्ट हैं, हम उसको एक कंबाइंड सिस्टम मानकर जो है वो मोशन को स्टडी करते हैं। सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड अप दिस वन शॉर्ट लेक्चर एंड आई होप मेरे बच्चों तुमने बहुत ज्यादा इसको एंजॉय किया होगा। अगर आपको एमई और एमई 2.0 का पढ़ाने का तरीका लगा है बहुत ही मजेदार, बहुत ही बढ़िया, और आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, तो आप हमारा जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं विच इज लाइव एट दृष्टि लर्निंग ऐप। प्राइस जो है इस बैच का वो बहुत ही अफोर्डेबल है। दिस इज जस्ट 999 विच इज अप्रोक्सीमेटली 83 रुपीज पर मंथ। जब हम क्लास में ये चैप्टर को करते हैं बच्चा, चाहे मोशन चैप्टर हो चाहे ये चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर, तो हम उसको और डिटेल में पढ़ते हैं। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन बढ़िया तरीके से, ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है लाइव क्लासेस में हम लोग इस चीज को पढ़ाते हैं। तो अगर आप उस चीज का लुत्फ उठाना चाहते हो तो आप हमारा बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस अप। और प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये जो सेशन है, ये जो लेक्चर है वो कैसा लगा। अगर आपको एमई 2.0 की जो मेहनत है वो भी पसंद आई होगी तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। कोई क्वेरी हो, पढ़ते हुए कहीं लगा हो कि यार ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे हल्का सा रह गया, या जो मैंने क्वेश्चंस के पूछे गए हैं उनके जवाब मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो प्लीज उनके जवाब दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा विद दोस्त जिनको भी आपको लगता है कि इस चैप्टर को और बढ़िया तरीके से पढ़ने की जरूरत है। थैंक यू सो मच मेरे परिंदो। आई विल सी यू गाइज इन अनदर वन शॉट वीडियो वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।